अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स में हाशिम ज़िया। बेटा अपनी आज की क्लास का आगाज करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम लोग एनईटी के 2010 के पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। अगेन अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं सर इंपॉर्टेंट एयर कौन सा है। भाई सारे पेपर्स इंपॉर्टेंट हैं, ना सिर्फ सारे एयर्स इंपॉर्टेंट हैं, आपने अपनी तैयारी पूरी करनी है, उसके साथ साथ आपने लेक्चर्स को लेना है। भाई इन लेक्चर्स का कतई तौर पे मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ इनसे तैयारी करो। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि बेटा देखो, किस्मत अगर खराब होगी ना तो किसी भी सूरत के अंदर आपके ऊपर बुराई आ सकती है। तैयारी अपनी पूरी करनी है और साथ साथ आपने इन पास पेपर्स के लेक्चर को दिन में अपना एक टाइम रखें, उसके अंदर इन लेक्चर्स को लें। लाजमी तौर के ऊपर आपने लेक्चर्स को लेना है। दीज ऑल लेक्चर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कोई स्पेसिफिक एयर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि देखो एनईडी के सॉफ्टवेयर के अंदर हजारों क्वेश्चन फीड है। जैसे मैंने आपको ये बात पहले भी समझाई थी कि आपका टेस्ट कंप्यूटराइज टेस्ट होगा। आपका टेस्ट को रिटन पेपर टेस्ट नहीं हो रहा कि एक ही पेपर बनेगा सबका, ऐसा नहीं होगा। हर बच्चे का पेपर दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होगा। अगर एक ही क्लास के अंदर, एक ही लैब के अंदर दो बच्चे एक साथ बैठे हुए, उन दोनों के पेपर भी डिफरेंट होंगे, क्योंकि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अपनी मर्जी के 100 क्वेश्चन बच्चे को दे रहा होगा। तो रिमेंबर दिस थिंग, आपने तैयारी अपनी पूरी करनी है, तमाम टॉपिक्स को कवर अप करना है और फिर उसके साथ साथ आपने लेक्चर्स को लेना है। सिंपल तरीके से मैथमेटिक्स 2010 के पेपर के ऊपर मूव कर रहे हैं। एनडी 2010 के पेपर के ऊपर इंपॉर्टेंट पेपर है। देखो तो बेटा, अब देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर हम 2010 के पेपर के ऊपर आज की क्लास के अंदर मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। बाय द वे मैंने लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को बहुत दफा ये वाले क्वेश्चंस करवाए हैं। एग्जामिनर कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। आपको एक इक्वेशन गिवन है एक कर्व की, और आपसे एग्जामिनर कह रहा है टेंजेंट टू द कर्व को आपको फाइंड करना है। आपको सिंपल तरीके से बेटा यहाँ पे कर्व की इक्वेशन क्या गिवन है, कर्व की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आगे कह रहे हैं माइनस का 2x स्क्वायर। कहता है कि भाई ये आपके पास एक कर्व आ रहा है, इस पर्टिकुलर कर्व के ऊपर जो टेंजेंट फॉर्म हो रहा है उसकी इक्वेशन को फाइंड करना है। आपको सिंपल तरीके से x का पॉइंट गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, कोई मसले की बात नहीं है, चुटकी बजा के क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो कभी भी आपके पास किसी भी कर्व की इक्वेशन गिवन है और आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हो तो बहुत सिंपल सा एक काम होता है। करने का तरीकेकार क्या होता है कि बेटा देखो हम सिंपल वे में इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। एक जो नॉर्मल मेथड होता है जिसको हमेशा फॉलो किया करो, और वो मेथड ये होता है कि बेटा आपने सबसे पहले जो कर्व की इक्वेशन गिवन है इस कर्व का स्लोप निकालना है। और जब कर्व का स्लोप आ जाएगा तो उस पर्टिकुलर स्लोप से आपने क्या निकाल लेना है, आपने इक्वेशन का फॉर्मूला यूटिलाइज करना है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन का। और फिर सिंपल जो पॉइंट गिवन है और स्लोप की वैल्यू गिवन है उससे आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, टेंजेंट लाइन की। अदरवाइज एक और मेथड होता है, मगर वो मेथड कभी मैं रिकमेंड नहीं करता। वो मेथड ये होता है कि भाई जो पॉइंट आपको गिवन है उस पॉइंट को बारी बारी अपने ऑप्शंस के अंदर प्लॉट कर दो, और जिस ऑप्शन के ऊपर आपका आंसर सेटिस्फाई हो रहा है वो करेक्ट आंसर होगा। ये वाला मैं तरीकेकार कभी रिकमेंड नहीं करता। उसके पीछे रीजन ये होती है कि भाई जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज होती है, जैसे नस्ट हो गई, एनईडी हो गई, फास्ट हो गई, वहां पे अक्सर एग्जामिनर एक चालाकी करता है कि आपको आंसर में ना सिर्फ टेंजेंट की इक्वेशन दे देगा बल्कि नॉर्मल की इक्वेशन भी दे देगा। तो आपका जो पॉइंट होगा वो दोनों इक्वेशंस को हमेशा सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो ये वाली चीज जो है ना काफी रिस्की होती है, ये वाली चीज काफी मुश्किल हो जाती है कभी कभार। तो इसलिए आपने इस वाली चीज को कोशिश करनी है कम से कम फॉलो करें। मगर जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपको पॉइंट के अंदर एक्स की वैल्यू गिवन है, वाई की वैल्यू नहीं गिवन, तो आप सबसे पहले वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे? भाई वाई की वैल्यू निकालने के लिए आप इस एक्स के पॉइंट को अपनी वाई की इक्वेशन में प्लॉट कर दो, तो आपके पास वाई का पॉइंट भी आ जाएगा। कि यार अगर आप चाह रहे हो ना कि आप प्रॉपर्ली काम करके निकालो जल्दी से, तो आप क्या करो कि देखो आपको इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक्स की वैल्यू गिवन है, तो वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे? इस एक्स की पॉइंट को उठा के इक्वेशन में डालो तो आपके पास वाई का पॉइंट आ जाएगा। क्या पॉइंट आ जाएगा वाई का? ये आ जाएगा एक्स का क्यूब। तो टू का क्यूब क्या होता है? 8 के बराबर। माइनस का टू का टू, एक्स का स्क्वायर यानी कि टू का स्क्वायर बन जाएगा 4, तो 4 टू जार 8 हो जाएगा, तो 8 माइनस का 8 0। यानी कि y की वैल्यू किसके बराबर है? दर हकीकत 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या? y 0 है, x 2 के बराबर है। सही है ना? जो हमने कैसे निकाला, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ x की वैल्यू गिवन थी, y की नहीं थी। तो आपने x की वैल्यू को अपने कर्व की इक्वेशन में डाला तो आपके पास y की वैल्यू आ गई। ये काम इसलिए करना जरूरी है ताकि आप फौरन से अपनी लाइन की इक्वेशन को फाइंड कर लो। अब कैसे करोगे? सबसे पहले यहां से आपने इसका स्लोप निकालना है। कर्व की जो इक्वेशन गिवन है उससे उसका स्लोप निकाल लीजिए। तो कैसे निकालते हैं स्लोप? स्लोप निकालने की शॉर्टकट क्या होती है? तमाम वैल्यूज को एक साइड के ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का y। अब आप इसका अगर स्लोप निकालोगे तो स्लोप निकालने का शॉर्टकट मैंने आपको क्या सिखाया है कि भाई m का m लिखो, नेगेटिव का साइन लगाओ। एक दफा पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लो x की रिस्पेक्ट से, कीपिंग द अदर वेरिएबल इज कांस्टेंट। तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 4x, और माइनस के y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। डिवीजन के अंदर y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, कीपिंग द अदर वेरिएबल इज कांस्टेंट। तो x क्यूब का डेरिवेटिव 0 हो गया, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव भी 0 हो गया, और नेगेटिव के y का डेरिवेटिव नेगेटिव का 1 हो गया। तो इस नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा। आपके पास सिंपल स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3x स्क्वायर माइनस का 4x। अब आपके पास x का पॉइंट गिवन था, जो जहां जहां x आ रहा है वहां x की वैल्यू डाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा?
ये हो जाएगा सिंपल तरीके से 2 का स्क्वायर विल बी 4 माइनस का 4 2 जार 8 का 8। अब सिंप्लीफाई करवा लीजिए, क्या बन गया 3 4 जार 12, 12 माइनस का 8। तो भाई 12 में से अगर 8 को हम माइनस करोगे तो इट शुड बिकम 4। तो हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई 4 के बराबर। अब अगर आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन या दुनिया में किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है सिंपल तरीके से y माइनस का y1 इक्वल टू के बाद स्लोप इंटू x माइनस का x1। तो बेटा देखो y का y एज इट इज, y1 का मतलब क्या है, जो दूसरा पॉइंट आपको y की वैल्यू गिवन है, तो आपको y की वैल्यू क्या गिवन है, 0 के बराबर, हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। स्लोप गिवन है 4 के बराबर इंटू x माइनस का x1, तो x माइनस का x1 यानी कि जो पॉइंट गिवन होगा ना ये x1 y1 होता है। तो x1 क्या गिवन है 2 के बराबर, सिंप्लीफाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 4x माइनस का 4 2 जार 8। तमाम वैल्यूज को एक साइड के ऊपर शिफ्ट कर दीजिए तो ये बन जाएगा 4x माइनस का y माइनस का 8 इक्वल टू 0। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बनाना, यानी कि ऑप्शन बनाना विल बी योर करेक्ट आंसर। तो विद इन सेकंड में देखो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अदरवाइज शॉर्टकट किया है, मगर मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं शॉर्टकट को यूटिलाइज ना करो इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभार चालाकी करता है। चालाकी क्या करता है कि भाई आपके पास आंसर्स के अंदर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन नॉर्मल दोनों गिवन होगी, तो जाहिर सी बात है जो आपका पॉइंट होगा ना वो पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी इस पॉइंट से पास कर रही होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी पास कर रही होती है। तो हमेशा इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कर लिया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज अगर शॉर्टकट को यूटिलाइज करोगे ना तो भाई अगर शॉर्टकट लग गया, तुक्का लग गया, तो आसमान तक नहीं तो चांद तक, सही है ना, नहीं तो शाम तक आपका वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो आपका फालतू के नंबर कटने के चांसेस होते हैं। इसलिए मैं शॉर्टकट को कभी हमेशा मना करता हूं। बहुत सारे टीचर्स ये शॉर्टकट पढ़ाते हैं कि भी सिंपल तरीके से पॉइंट को उठा के इक्वेशन में डाल दो, उसके ऊपर चेक कर लो कौन सा आंसर सही आ रहा है। तो भाई ये वाली चीज हमेशा सेटिस्फाई नहीं करेगी, गलत हो जाएगी, इसलिए हमेशा शॉर्टकट को ध्यान में रखो। ये शॉर्टकट बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, मैंने कॉनिक सेक्शन में पढ़ाया हुआ है, जरूर जाके चेक करिएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी पढ़ाया हुआ होता है, जरूर चेक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इफ एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का c इक्वल टू 0 हैज द इक्वल रूट्स एंड द वैल्यू ऑफ c। मेरा बेटा कभी भी आपको इक्वेशन गिवन और आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि इक्वल रूट्स हैं, इसका मतलब क्या होता है, देखो आपके पास एक इक्वेशन आ रही है, आपको कहा जा रहा है इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स का मतलब ये होता है कि डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो भाई सबसे पहले तो देखो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखो मेरे पास बी क्या होता है, ए क्या होता है, सी क्या होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आपके पास जो स्क्वायर बेस्ड टर्म का कोफिशिएंट होता है उसको हम ए कहते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 के बराबर, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। बी क्या होता है, बी कहा जाता है सिंगल पावर वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट, जो कि इस केस के अंदर 6 होगा। और कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, ए और बी के अलावा जो भी चीज बच जाती है वो कांस्टेंट होता है, जो इस केस में सी ही है। अब एग्जामिनर कह रहे हैं वैल्यू ऑफ सी निकालिए, तो भाई देखो बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर बन गया 36 माइनस का 4ac, ए बराबर है 1 के, सी का सी एज इट इज, जो कि सी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो माइनस के 4c को दूसरी तरफ भेजोगे तो ये बन जाएगा पॉजिटिव का 4, और 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 इक्वल टू के बाद पॉजिटिव का 4c। 4 का 1 जार 4, 4 के टेबल में 36 कहां पर आता है, 9 के ऊपर आता है, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे प्यारे शागिर्दों, 9 के बराबर आ जाएगी। क्वेश्चन क्या हो गया, विद इन सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो गया। ऑप्शन डॉग्स विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डॉग्स विल बी द करेक्ट आंसर, या डोर कह लो, डॉग्स कह लो, डी फॉर डॉग, डी फॉर डोर, आपका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कहता है, एग्जामिनर कहता है गिवन दैट आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट नेगेटिव 1 द वैल्यू ऑफ रूट 3 प्लस आयोटा 1 प्लस रूट 3 आयोटा, कहता है सॉल्व करके बताओ। तो भैया कैसे सॉल्व करोगे, अरे भाई बच्चों वाली चीज है कि भाई देखो यहाँ पे क्या आ गया, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 प्लस का आयोटा एज इट इज। देखो यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा, ये बाहर वाला आयोटा अंदर वाली तमाम टर्म्स आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा भाई, ये प्लस का आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस का आयोटा बन गया। जब ये आयोटा जाके रूट 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा आयोटा विल बिकम आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो बेसिकली क्या बन गया नेगेटिव का रूट 3, तो नेगेटिव का रूट 3 प्लस के रूट 3 को कैंसिल आउट कर देगा, आयोटा प्लस आयोटा बच रहा होगा, जो कि बराबर होगा पॉजिटिव के 2 आयोटा के, क्योंकि a प्लस ए क्या होता है 2a के बराबर होता है। तो सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, 2 आयोटा के बराबर। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो भाई अगर आप इन शॉर्टकट्स को सीखना चाहते हो, बड़े मजे की शॉर्टकट होते हैं भाई हमारे, जो लेक्चर्स होते हैं उनमें तरीके से मैं चीजें कवर अप करवा रहा होता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो, तो भाई हमारा एक न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, ईद से पहले भी और ईद के बाद भी हो रहा है, तो आप उसको बिल्कुल ज्वाइन अप कर सकते हैं। उसके अंदर तमाम सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे मेरा प्यारा बेटा, फिजिक्स भी होगी, मेरी पूरी टीम होती है, पूरी फैकल्टी होती है, उसमें फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री या कंप्यूटर भी पढ़ाई जाएगी, उसमें बायोलॉजी भी होगी फॉर द ड्रीम मेडिकल स्टूडेंट्स, उसके अलावा उसके अंदर केमिस्ट्री भी होती है, उसके अंदर मैथ्स भी होती है, उसमें इंग्लिश भी होती है, और उसी फीस के अंदर आपकी ना सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बल्कि मल्टीपल यूनिवर्सिटी की तैयारी होती है। वो बच्चे जो नस की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे जो फास्ट की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे यूईटी की तैयारी कर रहे हैं, प्यास की, जीआईकेआई की, लम्स की, आईबीएसईएस की, या किसी भी यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की, तो उन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी होगी और बहुत कम फीस होती है, और उसके अंदर तमाम सब्जेक्ट की क्लासेस लाइव होती हैं। तो बेटा अपने माँ बाप के जो इतने मेहनत से कमाए गए पैसे होते हैं ना, किसी महंगे कोचिंग सेंटर में जाया ना कीजिए, आप आराम से बैठ के ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। खुदारा तो ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर हमेशा मूव किया करें, इसके अंदर आपका टाइम भी बचेगा, आपकी मेहनत भी बचेगी, और सबसे बढ़कर आपको बहुत तरीके से तमाम कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। तो हमारा न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है,
है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। खैर आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x होल पावर 10 द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। अरे भाई मेरे प्यारे शागिर्दों, इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, वन ऑफ माय फेवरेट कॉन्सेप्ट। देखो भाई, कभी भी तुम्हारे पास टर्म इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट आ जाए, तुम्हारे पास कभी भी एक पर्टिकुलर पावर ऑफ x का कॉन्सेप्ट आ जाए, इसकी बड़े मजे की शॉर्टकट होती है भाई। जो मेरे शागिर्द है ना, मुझसे शॉर्टकट बड़े मजे मजे सीखते हैं, क्योंकि भाई देखो नस्ट के अंदर, फास्ट के अंदर कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता, आईबीएम में कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इनकी शॉर्टकट बड़े इंपॉर्टेंट है। एनईडी प्याज में कैलकुलेटर अलाउ है, मगर किसी काम का नहीं, कि यहाँ पे सॉल्व भी नहीं कर सकते कैलकुलेटर के ऊपर। सॉल्व करने की शॉर्टकट क्या है? ऑलवेज रिमेंबर दिस, हमारे पास एक शॉर्टकट होता है। ये शॉर्टकट बेतहाशा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। आपके पास जिंदगी में कभी कोई खुशी हो, कभी कोई गमी हो, हर जगह पे शॉर्टकट अप्लाई होगा। कोई भी जिंदगी में काम करना हो ना, आपको बाइनोमियल थ्योरम के अंदर ये शॉर्टकट को अप्लाई करोगे, आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए शॉर्टकट हर जगह पे काम करेगा। कभी कोई खुशी, कभी कोई गम, ये शॉर्टकट हर जगह पे काम आएगा। इस शॉर्टकट का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू एन पी माइनस का एम डिवाइडेड बाई पी प्लस का क्यूब। बड़े मजे का शॉर्टकट है, सिखाता हूं क्या कहता है। देखो, एन का मतलब होता है जो भी आपके पास पावर आ रही है बाइनोमियल टर्म की। पी का मतलब होता है आपके पास जो भी फर्स्ट टर्म के अंदर वेरिएबल आ रहा है उसकी पावर। क्यू का मतलब होता है जो भी सेकंड टर्म के अंदर वेरिएबल आ रहा है उसकी पावर। एम का मतलब होता है जो भी रिक्वायर्ड पावर ऑफ एक्स है उसकी पावर। सही है ना? अब जरा बात समझिएगा, बड़े मजे की बात है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स फाइंड करनी है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर जीरो। तो इस शॉर्टकट पे अप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एन। एन का मतलब क्या है? देखो, आपकी बाइनोमियल टर्म की पावर क्या है? 10 के बराबर, तो एन की जगह पे आ गया 10। पी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म के अंदर जो वेरिएबल आ रहा है उसकी पावर, जो कि इस केस के अंदर क्या होगा? एक्स की पावर 1, यानी कि एक्स के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब पावर क्या है? 1। माइनस के साइन के बाद एम। एम का मतलब होता है जो भी रिक्वायर्ड पावर ऑफ एक्स। बेटा एम का मतलब क्या होता है? जो भी रिक्वायर्ड पावर ऑफ एक्स है, रिक्वायर्ड पावर ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू यहां पे आएगी। तो भाई टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, तो इसका मतलब रिक्वायर्ड पावर ऑफ एक्स क्या है? एक्स की पावर जीरो, यानी कि एम की वैल्यू क्या है? जीरो के बराबर। डिवीजन के अंदर आएगा पी प्लस का क्यू। पी का मतलब फर्स्ट टर्म के वेरिएबल की पावर, और क्यू का मतलब सेकंड टर्म के वेरिएबल की पावर, जो कि दोनों सूरतों के अंदर क्या है? एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 प्लस का 1, यानी कि पी भी 1 के बराबर है, क्यू भी 1 के बराबर है। सिंप्लीफाई करवाओगे 1 प्लस का 1 और 2 5 जार क्या होता है? 10 के बराबर। तो आपके पास आर की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 5 के बराबर आ गई। इसका मतलब आपके पास आर की वैल्यू क्या आ गई? 5 के बराबर। देखो विद इन सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में सिर्फ आर निकालना था आपको, तो हमने आर निकाल लिया, चुटकी बजा के सॉल्व हो गया। बाय द वे, इस क्वेश्चन को मैं फर्दर सॉल्व करवा देता हूँ। बहुत दफा ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर बोलेगा कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की वैल्यू बताओ। तो भाई टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? भाई सिंपल तरीके से, आर आ गया, आर असल में फुप्पो होती है। जब फुप्पो वैल्यू आ गई ना फुप्पो की, तो आप बाकी सारी चीज निकाल सकते हो। कैसे? क्या फॉर्मूला बन जाएगा? भाई मुझे पता है बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला होता है टी आर प्लस 1 इक्वल टू के बाद एन कॉम्बिनेशन आर, ए की पावर में एन माइनस का आर बी की पावर आर। तो n कॉम्बिनेशन r का मतलब क्या है? 10 कॉम्बिनेशन 5। a किसके बराबर है? x के बराबर है। पावर में क्या आ जाएगा? 10 में से 5 गया। b किसके बराबर है? b बराबर है नेगेटिव के 1 डिवाइडेड बाय x के। पावर के अंदर क्या आ जाएगा? 5। सिंप्लीफाई करवा दो। 10 कॉम्बिनेशन 5 क्या होता है? कैलकुलेटर पे चाहो तो कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करवा दो, अदरवाइज बेसिक वे में सिंप्लीफाई करवा दो। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 में से 5 गया, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे शागिर्दों? आपका आ जाएगा 10 कॉम्बिनेशन 5 का आंसर। 10 कॉम्बिनेशन 5 का आंसर क्या आ जाएगा भैया? बताओ भाई। 252 के बराबर आएगा। तो यानी कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव का 252, क्योंकि जाहिर सी बात है पावर 5 है तो नेगेटिव का साइन भी एडिट आ रहा होगा। मैंने कैसे सॉल्व किया? ऑल दिस क्वेश्चन में मांगा हुआ नहीं है भाई, मैं एक अलग क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, एक अलग एमसीक्यूज बता रहा हूं कि अगर एग्जामिनर कहता है ना टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की वैल्यू बताओ, यहाँ पे तो सिर्फ आर की वैल्यू पूछी हुई है। अगर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछ लेता तो फिर सिंपल तरीके से फॉर्मुला अप्लाई करते और सिंपल तरीके से वैल्यूज को प्लॉट करवाते, सिंप्लीफिकेशन करवाते, सॉल्व हो जाता। मैंने कैलकुलेटर की शॉर्टकट्स के ऊपर ही वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा उनका। अदरवाइज मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ बच्चा हाथ से सॉल्व करे, ज्यादा बेहतर है। 10 कॉम्बिनेशन 5 को हाथ से कैसे सॉल्व करोगे भाई? ये बन जाएगा 10 फैक्टोरियल, डिवीजन में आ जाएगा 10 में से 5 गया, 5 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करवाओगे, 10 फैक्टोरियल को ओपन करवाओगे, सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। बच्चों वाला काम होता है। कैसे? कि भाई ये बन जाएगा आपके पास 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। 5 फैक्टोरियल से नीचे वाला एक 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 फैक्टोरियल की अपनी वैल्यू होती है 120 के बराबर। तो क्या बन जाएगा भैया? 10 वन जार 10, 10 के टेबल में 120 कहां पर आएगा? 12 के ऊपर आएगा। 6 वन जार 6, 6 टू जार 12, 2 वन जार 2, 2 टू जार 4, तो 9 टू जार 18, 18 इंटू 7 करोगे 252 ही बनेगा। तो विद इन सेकंड्स में आप सॉल्व कर सकते हो विदाउट कैलकुलेटर भी। कोई कैलकुलेटर के ऊपर कैद होने की जरूरत नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है, हाथ से भी सॉल्व कर सकते हो। खैर वापस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यार ये क्वेश्चन तो बेटा आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, जो बच्चे मेरे लेक्चर्स रोज ले रहे होते हैं पास पेपर्स के ऊपर। क्या कह रहा है? द सर्कल विद द सेंटर ओ हैविंग द 2 पॉइंट्स ए एंड बी विद द रेडियस आर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो भाई एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? भाई एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ द
एवरी सेक्टर ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है। अब देखो बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर क्या कहते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 एंड परपेंडिकुलर टू 3x माइनस 7y प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक आसान तरीका और एक कॉन्सेप्चुअल मेथड है। मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूँ कि बेतहाशा काम आएंगी दोनों चीजें, क्योंकि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है ना चारों इक्वेशंस एक जैसी दी हुई हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल मेथड से बेहतर क्या होगा, जुगाड़ू मेथड। तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए। देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है आपको एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो आसान तरीका पता है क्या है, आसान तरीका तो ये कि भाई आपको जो पॉइंट गिवन है ना, आप सिंपल तरीके से चारों इक्वेशंस के अंदर डाल के चेक करोगे कि भाई किस पर्टिकुलर इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कॉन्सेप्ट दिया था कि दुनिया के अंदर कोई भी कर्व हो, कोई भी पर्टिकुलर आपके पास लाइन हो, अगर वो किसी पॉइंट से पास कर रहा है तो ये बात लाजिम है कि वो पॉइंट उसकी इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो आसान तरीका क्या है कि भाई इस पॉइंट को उठा के बारी बारी चारों इक्वेशन में डाल देते हैं, जिसके ऊपर ये पॉइंट सेटिस्फाई हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑप्शन नंबर डी देखता हूँ भाई, 1, 2 अगर मैं डालूंगा ना तो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि सारी वैल्यूज प्लस के अंदर आ रही है, मुझे साफ तौर पर दिख रहा है। ये बन जाएगा 7 1 7 3 2 6, तो 7 प्लस का 6 प्लस का 1, कभी भी आपके पास 0 इज इक्वल टू 0 नहीं बनेगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी देखता हूं तो भाई ये बन जाएगा 7 1 7 प्लस का 3 2 6, तो 7 प्लस 3, 7 प्लस का 3 क्या होगा, 6 और 6 12, 13, 13 माइनस का एक 12 बनेगा, ये भी कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पे भी देखो सारी वैल्यूज पॉजिटिव में आ रही है, तो कभी भी कोई चीज माइनस ही नहीं होगी, तो 0 इक्वल टू 0 कैसे बनेगा। तो ऑब्वियसली टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है, बट चेक कर लो। 7 into 7 1 7 एंड 3 2 6, तो 7 प्लस 3 13, तो 13 प्लस 13 तो आपके पास 26 बन जाएगा, कभी भी आपके पास 0 इक्वल टू 0 नहीं बनेगा। खाली ऑप्शन नंबर ए बचता है। तो इसके अंदर अगर मैं पॉइंट को डालूंगा 7 1 7 और 3 2 6, 7 प्लस का 6 आपके पास 13, 13 में से 13 जाएगा तो 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। तो एक तरीका तो क्वेश्चन सॉल्व करने का हमेशा से ये होता है, मगर एक और तरीका भी होता है, ये तरीका बहुत आप पे काम आएगा, कि अगर कभी भी एग्जामिनर यहाँ पे आपको पॉइंट नहीं देता ना और आपसे कहता है कि भाई इस इक्वेशन के परपेंडिकुलर में बताइए कौन सी इक्वेशन है, तो फिर मैंने आपको इसके अंदर एक केस पढ़ाया हुआ है अपने लेक्चर्स के अंदर कि देखो बेटा हमेशा याद रखिएगा कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि दुनिया के अंदर कभी भी अगर आपको इक्वेशन गिवन है, लेट्स सपोज a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, दुनिया में कभी भी अगर आपको इक्वेशन गिवन हो और आपसे कहा जाता है इस इक्वेशन के परपेंडिकुलर के ऊपर कोई इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जो भी पहली इक्वेशन आ रही है, जो भी आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, उसके परपेंडिकुलर के ऊपर जो भी लाइन होगी, उसकी जो इक्वेशन होगी ना, वो कुछ बेसिक बातों को फॉलो करेगी। पहली बात क्या होगी, जो भी पहली इक्वेशन का y कोफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन का x कोफिशिएंट होगा, यानी कि पहली इक्वेशन का जो y कोफिशिएंट होगा वो सेकंड इक्वेशन का x कोफिशिएंट होगा, और जो भी पहली इक्वेशन का x कोफिशिएंट होगा वो सेकंड इक्वेशन का y कोफिशिएंट होगा, मगर विद द अपोजिट साइन। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन का आपके पास x कोफिशिएंट a1x है ना, तो सेकंड इक्वेशन का y कोफिशिएंट क्या होगा, नेगेटिव का a1y। ये दो चीजें याद रखिएगा हमेशा, दुनिया में दो इक्वेशंस कभी भी अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो पहली इक्वेशन का y कोफिशिएंट हमेशा सिंपल सेकंड इक्वेशन का x कोफिशिएंट होता है, और जो भी पहली इक्वेशन का आपके पास x कोफिशिएंट होता है वो सेकंड इक्वेशन का y कोफिशिएंट होता है, मगर विद अपोजिट साइन। और कांस्टेंट की टेंशन नहीं लीजिएगा, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट को हम कभी भी नहीं देखते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट होता है जो हम बहुत सारे क्वेश्चन में यूज हो रहा होगा जहां पे पॉइंट ना गिवन हो, तो इसको याद रखिएगा, आगे चल के भी डिस्कस करेंगे इसको। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है ग्रेडियंट ऑफ द कर्व बताइए। अच्छा भाई अगेन भाई देखो ग्रेडियंट ऑफ द कर्व का क्वेश्चन आ रहा है, बहुत दफा पढ़ा चुका हूं आप लोगों को कॉन्सेप्ट। आपको कर्व निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व निकालना है, तो आसान तरीका तो ये कि पहले इस इक्वेशन को आप सेटिस्फाई करवा लो, उसके बाद मेरे शॉर्टकट पे सॉल्व कर लो, dy by dx के फॉर्म पे सॉल्व कर लो, दोनों चीजें एक ही हैं। खैर कैसे सॉल्व करोगे, आप सबसे पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करवा लो, सिंप्लीफाई करवाओगे तो क्या बन जाएगा, दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा लो। तो भाई x जाके जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा x क्यूब बेटा, जब x जाके प्लस के 2 से मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव का 2x बन जाएगा, जब नेगेटिव का 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव का 3x स्क्वायर बन जाएगा, जब नेगेटिव का 3 प्लस के 2 से मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव का 6 बन जाएगा। अब एक आसान तरीका ये क्या, चूंकि मुश्किल क्वेश्चन आ रहा है तो या तो आप इसके ऊपर स्लोप का जो मैंने शॉर्टकट पढ़ा है उसको अप्लाई कर दो, डायरेक्टली डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। तो भाई अगर मैं इसका dy by dx अप्लाई करता हूं तो क्या बन जाएगा, अगर मैं x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई करता हूं इधर बन जाएगा dy by dx, और dy by dx को भी स्लोप ही कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस के 2x का डेरिवेटिव होगा प्लस का 2, नेगेटिव के 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा नेगेटिव का 6x, और नेगेटिव के 6 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब एग्जामिनर ने आपको कहा हुआ है कि x की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है, क्योंकि देखो x की वैल्यू गिवन है आपको 1 के बराबर, तो जहां जहां x आ रहे हैं 1 डाल दीजिए। तो ये बन जाएगा 3 का 3 प्लस का 2 माइनस का 6 का 6, तो क्या बन गया 3 प्लस 2 5, 5 में से 6 निकालोगे तो नेगेटिव का 1 बचेगा, यानी कि स्लोप की वैल्यू किसके बराबर होगी, ऑप्शन नंबर बी, बी स्टैंड फॉर बनाना, तो यानी कि आपका आंसर क्या होगा, बनाना
फलाना के बराबर, ऑप्शन नंबर बी -1 के बराबर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है 2006-2005 के पेपर में, शायद मैंने आपको करवाया भी था कि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर कहता है कि भाई साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है 4/5 वेयर अल्फा लाइज बिटवीन 90 and 180 एंड cos बीटा इज इक्वल टू -5/13 वेयर बीटा लाइज बिटवीन द 180 and 270, देन फाइंड sin अल्फा माइनस बीटा। तो भाई sin अल्फा माइनस बीटा का मतलब क्या, सम ऑफ एंगल एंड डिफरेंस ऑफ एंगल के फॉर्मूले को अप्लाई करवाना है। क्या फॉर्मूला होता है बेटा sin अल्फा माइनस बीटा का? sin अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है sin अल्फा cos बीटा, फिर माइनस का अगर फॉर्मूला है तो माइनस पे ही ओपन होगा, आगे आएगा मेरे पास cos अल्फा sin बीटा। तो बेटा देखो हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करवाना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब मुझे यहाँ पे sin अल्फा की वैल्यू गिवन है और cos बीटा की वैल्यू गिवन है, तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से cos अल्फा चाहिए एक तो, और दूसरे नंबर पे देखो cos बीटा गिवन है, तो मुझे यहाँ से क्या चाहिए, sin बीटा चाहिए। ये दो काम करने हैं। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, कैलकुलेटर बेकार है इस क्वेश्चन में, खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, बेसिक मैथ्स है। कैसे करोगे देखो, हमें मालूम है पाइथागोरस साहब ने मरने से पहले एक थ्योरम दिया था, उस थ्योरम का नाम क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर साइन अल्फा के लिए मुझे कॉस अल्फा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो देखो साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है 4/5, तो साइन अल्फा की जगह पे आ गया 4/5 बाहर स्क्वायर का स्क्वायर। आगे क्या गिवन है, आगे मेरे पास गिवन है कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो बेटा देखो प्लस वाली टर्म जब इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगी तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस का 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 के बराबर, 5 का स्क्वायर होता है 25 के बराबर, ये प्लस की टर्म जो दूसरी तरफ जाएगी नेगेटिव में फॉर्म हो गई। सिंप्लीफिकेशन कैसे करवाओगे बेटा, 25 यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो भाई 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, बेसिक एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ऊपर वाली टर्म जाके क्रॉस में मल्टीप्लाई जब होंगी, तो 25 माइनस का 16 बन जाएगा, तो 25 में 16 निकालोगे 9 आ जाएगा। तो आपके पास सिंपल तरीके से कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू होगी 9/25, और जब आप स्क्वायर को रिमूव करोगे तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 किसका अंडर रूट होता है 3 का, और 25 होता है 5 का, तो आपके पास कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3/5 के। सिमिलरली हम लोग साइन बीटा को फाइंड करेंगे, देखो कॉस बीटा गिवन है तो आपको साइन बीटा निकालना है। कैसे निकालोगे, सेम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे कि देखो मुझे मालूम है पाइथागोरस साहब ने मरने से पहले थ्योरम दिया था, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। तो बेटा देखो साइन बीटा मुझे फाइंड करना है, तो ये यहाँ पे एज इट इज रहेगा, cos बीटा की अंदर वैल्यू डाल देंगे, cos बीटा की वैल्यू क्या, नेगेटिव का 5/13। तो व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम, हमारे हमने सिंपल तरीके से cos बीटा में cos बीटा की वैल्यू डाल देनी है। तो बेटा देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से cos बीटा क्या है, cos बीटा की वैल्यू आपके पास आ रही है नेगेटिव का 5/13 और बाहर पावर में स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो स्क्वायर जो होता है ना नेगेटिव साइन को खा जाता है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 के बराबर। इस प्लस वाली वैल्यू को आप दूसरी तरफ भेजोगे, वहां जाके नेगेटिव हो जाएगी। देखो एक चीज ध्यान में रखिएगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तो मेरा बेटा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तमाम बच्चों के क्लियर होने चाहिए। अगर नहीं क्लियर तो मैं अपने लेक्चर्स में बहुत डिटेल में और बहुत तरीके से पढ़ा रहा हूं, तो आपके वैसे भी क्लियर हो जाएंगे। देखो स्क्वायर जो होता है ना नेगेटिव साइन को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो ये आपका जो नेगेटिव साइन है वैसे ही खत्म हो चुका है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 13 का स्क्वायर होता है 169 के बराबर। ये इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएंगे, वहां पे नेगेटिव में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का 25 डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर इज 169। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करवा दोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा भैया, यहाँ पे सिंपल एलसीएम लोगे तो बन जाएगा 169 माइनस का 25 जो कि बराबर होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग 144 के, और नीचे डिवीजन में आ गया 169 का 169। तो यानी कि आपके पास साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ गई। अब चूंकि जब मैं स्क्वायर को रिमूव करने के लिए अंडर रूट लूंगा, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169, तो आपके पास साइन बीटा की वैल्यू क्या आएगी 12/13 के। अगेन देखो मेरी मैथ समझ जाइएगा बेटा, हमारे मल्टीपल बैचेस होते हैं, तो मैं तो पूरे साल के अंदर 26 बैचेस पढ़ा रहा होता हूँ, नस के, आईबीए के, फास्ट के, लम्स के, जहां पे हम सिंपल तरीके से कैलकुलेटर बगैर मैथ ही करवाते हैं। तो भाई आपके पास कैलकुलेटर अगर अलाउ है तो आप सिंपल वे में सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। मैं बेसिक चीज है यार, मतलब आई विल नॉट गो इन सच डिटेल मैथ्स के, बच्चों वाली जो मैथ्स होती है वो तो बेसिक अलजेब्रिक मैथ्स है, आप उसको खुद से भी देख सकते हो। मैंने बेसिक काम करा बेटा, क्लियर है। अब देखो साइन अल्फा की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने, साइन अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है किसके बराबर, 4/5 के बराबर। कॉस बीटा की वैल्यू किसके बराबर गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव का 5/13 के बराबर। माइनस का साइन कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आई हमारे पास, कॉस अल्फा की वैल्यू आई थी हमारे पास 3/5 के बराबर। और साइन बीटा की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी बेटा 12/13 के बराबर। सिंप्लीफिकेशन करवा दो, इस 5 से 5 कट जाएगा, चाहे इसको बल्कि इसको मत काटो, मत काटो, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 5 और 13 नीचे आ रहे हैं, तो अगर काटोगे ना तो मसला ही बनेगा आपके लिए। मत काटो इसको, ऐसे डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन करवा दो, कैलकुलेटर में भी करवा सकते हो, नहीं तो मैं आपको बेसिक मैथ्स में करवा देता हूँ। 4 into 5 क्या बन जाएगा, ऊपर आ गया नेगेटिव का 20 और नीचे आपके पास क्या आ गया 5 into 13 का 5 into 13। फिर देखो 13 12 क्या होगा, 13 12 हमारे पास बराबर होता है किसके, 3 10 30 एंड 30 12 36 और 5 13 अगेन एज इट इज कैरी देते हैं। देखो एलसीएम के अंदर नीचे वाली वैल्यू सिमिलर आ रही है, 5 13 बेसिकली किसके बराबर होगा, 5 12 इज
60, तो 5 13 65 के बराबर होगा। तो ये बन गया नेगेटिव का 20, नेगेटिव का 36। नेगेटिव का 20, नेगेटिव का 36 का मतलब है नेगेटिव का 56, और नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा, 5 इंटू 13 बराबर होता है 65 के। तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव का 56 डिवाइडेड बाय 65। योर आंसर विल बी ऑप्शन बनाना। ऑप्शन बनाना विल बी योर करेक्ट आंसर। तो बेटा देखो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बी स्टैंड फॉर बनाना। अब देखो करेक्ट आंसर कैसे निकालो, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बच्चों वाली चीज है यार। आप बेसिक मैथ्स मैंने करी है, आप चाहो तो कैलकुलेटर भी कर सकते हो, कैलकुलेटर अलाउ, बट अदरवाइज आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आप एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज का टेस्ट दे रहे हो तो भी कैलकुलेटर को खुदारा इस्तेमाल ना करो। मुझसे मैथ्स पढ़ लो, मैं आपको तमाम चीजें कैलकुलेटर के बगैर सिखाऊंगा। साइन अल्फा की आपने वैल्यू डाली, कॉस बीटा की वैल्यू डाली, फिर कॉस अल्फा की डाली, साइन बीटा की डाली, बेसिक मैथ्स की सिंप्लीफिकेशन करी यार। ऊपर 4 5 क्या बन गया, 20 बन गया। 5 इंटू 13 मैंने एडिस रहने दिया, सिंप्लीफिकेशन नहीं करी। लिखना चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हो कि भाई 5 इंटू 13 आपके पास क्या बन गया, 65 बन गया इधर। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 3 12 से मल्टीप्लाई होगा 36 बन जाएगा, और यहाँ पे भी देखो 5 13 क्या आ गया, 5 13 बराबर होता है 65 के। एलसीएम आप लोगे तो भाई नीचे वाली टर्म दोनों के नीचे सिमिलर आ रही है, तो जाहिर सी बात है नीचे 65 आ जाएगा। ऊपर आपके पास क्या हो गया, ऊपर आपके पास आ जाएगा नेगेटिव का 20 और नेगेटिव का 36, जो कि बराबर होगा नेगेटिव के 56, और क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो गया। ऑप्शन बनाना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है cos x cosec x प्लस का sin x into sec x कैसे सॉल्व करोगे। अगेन देखो बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट है, cos और cosec गिवन है, sin और sec गिवन है। भाई cos और cosec को कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा, मेरे प्यारे शागिर्दों, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट होता है भाई, मेरे शागिर्दों के लिए हलवा क्वेश्चन है भाई, आसान नहीं है, आसान बनाया जा रहा है। तो cos को cosec से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो cosec का cosec एज इट इज मैंने देता हूँ, cos का cos मैंने एज इट इज रहने दिया। cosec क्या होता है, cosec होता है 1 डिवाइडेड बाय sin के, तो यानी कि डिवीजन में चला गया। सिमिलरली देखो sin x का sin x एज इट इज, और sec किसके बराबर होता है, sec बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय cos के, तो cos यहाँ पे नीचे आ गया। अब यहाँ पे बेसिक अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, एलसीएम अगर मैं यहाँ पे लूंगा तो देखो नीचे मेरे पास आ जाएगा सिंपल sin x इंटू cos x, और cos जाके ऊपर cos से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x, sin जाके जब sin से मल्टीप्लाई होगा तो इट शुड बिकम sin स्क्वायर x। अगेन पाइथागोरस साहब ने मरने से पहले थ्योरम दिया था कि sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x बराबर होगा 1 के, तो क्या बन गया 1 डिवाइडेड बाय sin x इंटू cos x। 1 बाय साइन क्या होता है, 1 बाय साइन बराबर होता है हमारे पास cosec के या कोसिकेंट के इसको कहा जाता है, और 1 बाय cos इसके बराबर होता है sec के। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, cosec इंटू sec के बराबर। चेक कर लो भाई कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट्स करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मेरे लेक्चर का क्वेश्चन आ रहा है भाई, एनईटी वाले तो मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब कि भाई सारे क्वेश्चंस करवाए हुए होते हैं आपको, नस के, फास्ट के, आईबीए के, लम्स के, यूईटी के, कॉमसेट्स के, मेहरान के, दाऊद के, भाई सारे जो पास पेपर्स होते हैं उनसे मेरे लेक्चर बन रहे होते हैं। तो भाई सेम क्वेश्चन मैंने डेरिवेटिव के लेक्चर नंबर 3 में आपको करवाया हुआ है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है साइन इनवर्स एक्स की होल पावर 4 इसका डेरिवेटिव लेके बताओ। अरे भाई बच्चों वाली चीज है, कैसे सॉल्व करोगे, साइन इनवर्स एक्स की होल पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, भाई पावर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर को पहले लिखोगे, पावर में से एक माइनस करके लिखोगे तो क्या बन जाएगा, पावर में क्यूब। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, और आगे जाके बेस का डेरिवेटिव दोगे। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चेक कर लीजिए कहां पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग, डी फॉर डोर। तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर आ गया। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, अरे भाई आसान नहीं है, आसान बनाया गया है। तो अगर आप चाहते हो कि बेटा लाइव क्लासेस का हिस्सा बनो, उसमें तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी कवर करवाई जाएगी, न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है उसको भी हिस्सा बन सकते हो, या फिर अभी जो रिसेंटली 1 वीक पहले बैच स्टार्ट हुआ उसका भी हिस्सा बन सकते हो। आपकी कंप्लीट तैयारी कवर करवाई जाएगी, राउंड 1 से पहले भी, राउंड 2 की तैयारी भी उसी में शामिल होगी, दाऊद की तैयारी, केयू की तैयारी, फास्ट की तैयारी, लम्स की तैयारी, एनईटी की तैयारी, आईबीएससी की तैयारी, सब उसमें शामिल होगा, नस की तैयारी इंक्लूडिंग, है ना। और अगर आपका कोई दोस्त एमडी कैट साइट के ऊपर है, कोई मेडिकल का आपका फ्रेंड है, तो भाई उसको भी रिकमेंड कर सकते हो कि बेटा कि सर हाशिम ना सिर्फ उसकी एमडी कैट की तैयारी करवाएंगे, बल्कि साथ जितनी वो सीएस बेस्ड यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेगा उसकी तैयारी भी उसी बैच में शामिल होगी, एंड सो ऑन। खैर वापस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इफ आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 4a 2 2, फिर प्लस का 2ab नेगेटिव 1 2, फिर आगे गिवन है 4 2 0 6, देन a एंड b हैव द वैल्यूज डैश। अब पहले तो इस मैट्रिक्स को आप सिंपलीफाई करवाओ, कि देखो पहला मैट्रिक्स आ रहा है मेरे पास 4a 2 2, आगे कह रहा है प्लस का 2, और ये 2 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भाई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा दो, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल 2a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b। देखो कोई भी अगर आपका कांस्टेंट वैल्यू मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही होती है, मैट्रिक्स की तमाम एलिमेंट्स जाके मल्टीप्लाई होती है, तो नेगेटिव का 1 इंटू 2 नेगेटिव का 2 बन जाएगा, 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, और इक्वल टू के बाद आपकी वैल्यू एडिटिस की एडिटिस है, क्या वैल्यू है भाई 4 2 0 और 6। अब देखो ये वाले दो मैट्रिक्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। भाई मैट्रिक्स की जो एडिशन होती है बड़ी सिंपल होती है, कि जो भी एडजेसेंट एलिमेंट होता है वो एक दूसरे से जाके ऐड हो जाता है, यानी कि देखो 4 के सामने क्या है 2a है, तो ये इससे जाके ऐड हो जाएगा, जो भी एक दूसरे के आमने सामने के एलिमेंट्स होते हैं आपस में ऐड हो जाते हैं, या जो भी आमने सामने के एलिमेंट होते हैं सेपरेट हो जाते हैं अगर माइनस के फॉर्म में होंगे। तो 4 प्लस 2a क्या बन जाएगा, ये एडिट रहेगा 4 प्लस का 2a, a प्लस का 2 भी यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, इधर क्या नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू नेगेटिव 2 0 बन जाएगा, 2 प्लस का 4 क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 4 प्लस 2 6 बन जाएगा,
इक्वल टू के इस तरफ क्या आ रहा है, इक्वल टू के इस तरफ मेरा मैट्रिक्स आ रहा है 4 2 0 और 6। अब देखो मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कभी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर दो मैट्रिक्स इक्वल टू के आमने सामने बराबर आ जाते हैं तो उनकी एडजेसेंट जो साइड्स होती हैं, एडजेसेंट जो एलिमेंट्स होते हैं आपस में बराबर आ जाते हैं हमेशा। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि भाई मेरे पास सिंपल तरीके से पहली इक्वेशन क्या आ गई कि 4 प्लस का 2 ए बराबर है 4 के, सिमिलरली ए प्लस का 2 भी बराबर है 2 के, 0 इज इक्वल टू 0 है, 6 इज इक्वल टू 6 है। तो आपकी दो इक्वेशन आ गई, यहाँ से ए और बी आ जाएगा। इस 4 से 4 कट जाएगा तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर। सर कैसे 0 के बराबर आई? भाई प्लस के 4 को दूसरी तरफ भेजोगे वहां नेगेटिव का 4 बनेगा, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 0 के बराबर। बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 0 के बराबर, तो प्लस का 2b इक्वल टू 2। अब देखो मुझे बी की अगर वैल्यू चाहिए तो जाहिर सी बात है 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां के डिवाइड होगा, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 के बराबर। तो आपके पास बी का आंसर क्या आ गया 1। तो यानी कि मेरे पास ए कॉमा बी किसके बराबर आ गया 0 कॉमा 1 के बराबर। तो ऑप्शन बनाना विल बी द करेक्ट आंसर। कैसे सॉल्व किया, देखो सबसे पहले आपने ये जो आपके पास नंबर था ना बाहर मैट्रिक्स से, आपने पहले इसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाया, आपके पास फाइनली दो मैट्रिक्स आ गए जो आपस में ऐड हो रहे हैं। आपने दोनों मैट्रिक्स को आपस के अंदर ऐड करा, सिंपल तरीके से मैट्रिक्स जब ऐड होगा तो इक्वल टू के आमने सामने देखो दो मैट्रिक्स आ गए। अब मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमेशा याद रखिएगा जो भी एडजेसेंट एलिमेंट होते हैं हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं आमने सामने वाले बराबर होते हैं। तो सिंपल तरीके से आमने सामने वाले एलिमेंट्स बराबर हो गए तो सिंपल वे में क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, सॉल्व हो गया। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इट इज अ वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस के बारे में मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि बेटा कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ना पेपर की जान होते हैं, तो ये क्वेश्चन इस पेपर की जान आ रहा है, पहले बता रहा हूं मैं आपको। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है 1 प्लस का cos 4x डिवाइडेड बाय cos 2x कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बाय द वे ये क्वेश्चन नस्ट में भी बहुत दफा आया है, ये क्वेश्चन फास्ट में भी बहुत दफा आया है, आईबीएससीएस में भी बहुत दफा आया है, मेरान में भी आया है, एनईडी में भी आया है, आपने खुद देख लिया। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई ये हमारे पास दुनिया के अंदर cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेसिकली किसके 1 प्लस के cos 2, ये cos 2 एंगल का है, और जो भी आपका यहाँ पे बेसिकली एंगल आ रहा है उस x की जगह पे आ जाएगा, लेट सपोज अगर थीटा मेरा एंगल है तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 का 2, सही है ना। तो 1 प्लस का cos 2, दिस 2 इज फ्रॉम द फॉर्मूला, दिस 2 इज फ्रॉम द फॉर्मूला, और जो भी आपका एंगल होगा वो आगे आएगा, देन 2 का 2 डिवीजन में। अब एग्जामिनर कह रहा है 1 प्लस का cos 4x डिवाइडेड बाय 2 cos 2x, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले अगर मैं इसको ब्रेक करवा लूं तो ब्रेक करवा के क्या बन जाएगा, ये मेरे पास आ रहा है देखो ऊपर आ रहा है 1 प्लस का cos 4x, तो अगर मैं इसको ब्रेक करवाऊं तो मैंने इसको 2 और 2 की फॉर्म में ब्रेक करवा लेता हूं, ये बन जाएगा 2 इंटू 2x, डिवीजन के अंदर 2 का 2 एज इट इज, और देखो डिवीजन के अंदर cos 2x भी आ रहा है, इसको मैं अलग लिख देता हूं 1 डिवाइडेड बाय cos 2x की फॉर्म में। मैंने क्या करा अभी तक, देखो मैंने सिंपल तरीके से 1 प्लस cos 4x को बेटा ब्रेक डाउन कर दिया। अब देखो 1 प्लस cos 4x को मैंने किसमें ब्रेक डाउन कर दिया, 4 क्या होता है 2 टू 4 होता है, तो मैंने सिंपल वे में इसको ब्रेक कर दिया। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो इससे फायदा ये होगा कि अगर आपको मैंने फॉर्मूला बताया ना cos स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बराबर होता है 1 प्लस के cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 के। तो यानी कि अगर कहीं पे लिखा हुआ हो, फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा हुआ आ जाए cos स्क्वायर 2 थीटा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास 1 प्लस का cos 2 एडिटिस का एडिटिस, और यहाँ पे आपका एंगल क्या है, एंगल आपका है 2 थीटा, तो यानी कि एंगल क्या है आपका 2 थीटा, और डिवीजन में क्या आ जाएगा 2 का 2, तो यानी कि क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस का cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आप गौर से देखो तो भाई क्वेश्चन में आपको 1 प्लस का cos 4x डिवाइडेड बाय 2 ही तो गिवन है, इसका मतलब क्या है कि भाई मैं इस पूरी टर्म को चेंज करके क्या लिख सकता हूँ, मैं सिंपल वे में ऊपर क्या लिख सकता हूँ, मैं सिंपल वे में बेटा ऊपर लिख सकता हूँ कि मेरे पास ऊपर क्या फॉर्म हो रहा है, ऊपर फॉर्म हो रहा है cos स्क्वायर 2x, और नीचे डिवीजन के अंदर क्या है, नीचे डिवीजन के अंदर है cos 2x, तो भाई इस cos 2x स्क्वायर कट जाएगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल cos 2x बचेगा। सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हो सकता है कि बच्चा बोले सर ये बड़ा मुश्किल लग रहा है, अरे भाई बहुत सिंपल चीज है। हमेशा याद रखिएगा दुनिया के अंदर आपके पास कभी भी साइन स्क्वायर थीटा हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस का cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और कभी भी दुनिया में अगर आपके पास लिखा हुआ cos स्क्वायर थीटा तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1 प्लस का cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो देखो अगर मैं आपसे कहता हूं कि लेट सपोज मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर 3 थीटा के लिए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस का cos, और ये 2 फॉर्मूले का होता है, और एंगल क्या है 3 थीटा, तो 3 थीटा आ जाएगा, डिवीजन में क्या आ गया 2 का 2, तो आंसर क्या बन जाएगा 1 माइनस का 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली यहाँ पे देखो लिखा हुआ था 1 प्लस का cos 4x डिवाइडेड बाय 2, क्या लिखा हुआ है ऊपर आपके पास लिखा हुआ आ रहा है 1 प्लस का cos 4x डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आप इसको ब्रेक डाउन करो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस का cos, और 4x को अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो बन जाएगा 2 इंटू 2x डिवाइडेड बाय 2। अब ये बेसिकली क्या बन गया, ये मेरे पास एनक्लोज हो रहा है, फॉर्मूला कौन सा क्लोज हो रहा है, फॉर्मूला क्लोज हो रहा है हमारे पास cos स्क्वायर 2x का, तो ऊपर सिंपल cos स्क्वायर 2x आ गया, और नीचे वाले cos 2x को कैंसिल आउट कर देगा, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, cos 2x के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन चुटकी बजा के हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहता है कि भैया तुम्हारे पास क्वेश्चन आ रहा है 64 32 16 डॉट
डॉट डॉट डॉट डॉट 1/128 कहता है हाउ मेनी टर्म्स आर इन दी सीक्वेंस। देखो कभी भी आपके पास सीक्वेंस गिवन हो, सबसे पहले चेक करो आया एपी है, जीपी है, एचपी है। वैसे देखने से अंदाजा हो रहा है कि एपी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो एपी के अंदर कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या होती है, एक दूसरे से डिफरेंस होता है उनका। 32 माइनस 64 जो भी आंसर होगा, क्या 16 माइनस 32 हो सकता है? आइए चेक कर लेते हैं। अगेन आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो भाई 32 में से अगर मैं 64 को माइनस करूंगा तो 34 माइनस का 64 क्या बनेगा? ऑब्वियसली सी बात है, ये बनेगा नेगेटिव का 32। क्या 16 में से अगर मैं 32 को माइनस करूंगा नेगेटिव 32 मिलेगा? ऑब्वियसली सी बात है, कभी नहीं मिलेगा, 16 ही मिल रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ एपी तो नहीं हो सकता, क्योंकि एपी के अंदर थ्रू आउट द सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। जीपी चेक कर लेते हैं। जीपी में क्या करना होता है भाई, जीपी के अंदर हम कॉमन रेशियो निकालते हैं, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो 32 को अगर आप 64 के ऊपर डिवाइड करवाओगे, 32 1 जा 32, 32 2 जा 64, तो आर की वैल्यू आ गई 1/2। यहाँ पे भी चेक कर लो, 16 2 जा 32 होता है, इसका मतलब कॉमन रेशियो यहाँ पे भी सिमिलर आएगा, 1/2 के बराबर आएगा। यानी कि सीक्वेंस जीपी की आ रही है। तो भाई जीपी की अगर सीक्वेंस आ रही है तो सिंपल तरीके जीपी का फॉर्मुला अप्लाई कर दीजिए। जीपी का फॉर्मुला क्या होगा मेरा बेटा? जीपी का फॉर्मुला होता है सिंपल तरीके से टी एन इज इक्वल टू ए एन। और फॉर्मुला क्या होता है? ये होता है ए आर की पावर के अंदर एन माइनस का 1। तो भाई आपके पास लास्ट टर्म क्या गिवन है? लास्ट टर्म आपको गिवन है 1/128 इक्वल टू के बाद ए, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या गिवन है आपके पास? 64 के बराबर गिवन है, तो बेटा ए की जगह पे 64 आ जाएगा। आर की वैल्यू गिवन है 1/2 पावर के अंदर एन माइनस का 1। देखो ये 64 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे आके 128 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा भाई? ये तो बड़ा मुश्किल बन गया। ये बन गया हमारे पास 128 डिवाइडेड बाय 64, यानी कि देखो 64 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है ना, यहाँ पे 128 से मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या बन गया? ये बन गया 1/128 इंटू 64। और इक्वल टू के बाद ये क्या बन गया? 1/2 की होल पावर में n माइनस का 1। कोई मसले की बात नहीं है। अब देखो 128 होता क्या है? 128 हमारे पास होता है 2 की पावर 7। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या होता है? 2 की पावर 7, बिल्कुल सही बात है भाई। 128 क्या होता है मेरे प्यारे शागिर्दों? ये होता है 2 की पावर 7। और 64 क्या होता है? 64 होता है 2 की पावर 6। 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 क्या होता है आपके पास? 64 के बराबर। इक्वल टू के बाद क्या? इक्वल टू के बाद आ रहा है 1/2 होल पावर में n माइनस का 1। हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा, whenever two terms multiply and their bases are same, their power always add। यानी कि फॉर एग्जांपल आप कभी भी a स्क्वायर को अगर a की पावर n से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा a की पावर n प्लस का 2। whenever two terms multiply and their bases are same, their power always add। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2 की पावर के अंदर 7 प्लस का 6, 6 प्लस 6 12 होता है, तो 7 प्लस का 6 क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यानी कि बन गया 2 की पावर 13। और नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है? 1/2 होल पावर में n माइनस का 1। क्योंकि दोनों टर्म्स डिवीजन में आ रही हैं तो इसको रेसिप्रोकेट करवा दो, दोनों वैल्यूज को पलटी खा के लिखवा दो, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 की पावर 13 इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस का 1। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, कभी भी इक्वल टू के अंदर मैथ्स के अंदर आमने सामने वाली टर्म्स अगर एक दूसरे के बराबर आ जाएं तो पावर्स क्या हो जाती है? इक्वेट। तो ये हो जाएगा 13 इज इक्वल टू n माइनस का 1, माइनस का 1 वहां जाएगा, 13 प्लस का 1 क्या बन जाएगा? n की वैल्यू आ जाएगी 14 के बराबर। क्वेश्चन आपका विद इन सेकंड में सॉल्व हो गया। बताओ भी कौन कहता है कैलकुलेटर अलाउ होना चाहिए? मेरे नजदीक तो कैलकुलेटर शदीद तरीके से बैन हो जाना चाहिए, कैलकुलेटर की कोई जरूरत नहीं है भाई। आप कैलकुलेटर के बगैर सारी मैथ्स कर सकते हो, भी बच्चों वाली चीज है। बताओ भी आसान है कि नहीं आसान? आप बोलोगे सर आसान है। अरे भाई आसान नहीं है, आसान बनाया गया है बेटा। क्लियर है मेरे प्यारे शागिर्दों? क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहता है एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स को फाइंड करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या है कि यार आपके पास सिंपल तरीके से एक इलिप्स गिवन है। क्या गिवन है मेरे प्यारे शागिर्दों? हमें एक इलिप्स गिवन है। हमसे एग्जामिनर कहता है कि इसकी एसेंट्रिसिटी निकालनी है। देखो एलिप्स के अंदर ये हाइपरबोला में कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या दिया कि जो भी आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट होते हैं पहले उनको मल्टीप्लाई करवाओ। 16 को 25 से मल्टीप्लाई करवाओ, क्या 400 आता है? अगर तो आता है इसका मतलब परफेक्ट एलिप्स है। कभी भी परफेक्ट एलिप्स से परफेक्ट हाइपरबोला आ रहा हो तो डायरेक्टली आपने इनके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट आ रहे हैं उनको इंटरचेंज करके डिवीजन में लिख दो। तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू के बाद 1 है ना। हमेशा याद रखिएगा फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर जो बड़ी वैल्यू होती है वो आपका ए स्क्वायर होता है, जो छोटी वैल्यू होती है वो आपका बी स्क्वायर होता है। एसेंट्रिसिटी अगर आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है तो एसेंट्रिसिटी निकालने की शॉर्टकट क्या होती है? सिंपल तरीके से ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो व्हाट इट विल बिकम? इट विल बिकम ए स्क्वायर हो गया 25 के बराबर, बी स्क्वायर हो गया 16 के बराबर, नीचे डिवीजन के अंदर क्या आ गया? ए स्क्वायर दैट विल बिकम सिंपल तरीके से 25। तो इक्वल टू के बाद मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 25 में से अगर मैं 16 को माइनस करूंगा तो ऑब्वियसली सी बात है इट शुड बिकम 25 माइनस का 16 पॉजिटिव का 9 और नीचे 25 का 25। तो आपके पास ए की वैल्यू किसके बराबर आपके पास ई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? जब आप अंडर रूट को अप्लाई करवाओगे तो नाइन किसका रूट होता है? 3 का होता है, 25 होता है 5 का, तो आपके पास ई की वैल्यू आ जाएगी सिंपल तरीके से 3 डिवाइडेड बाय 5 के। तो ऑप्शन नंबर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। विद इन सेकंड्स के अंदर चुटकी बजा के सॉल्व हो गया। भाई ये तमाम शॉर्टकट्स मैं अपने लेक्चर्स के अंदर बच्चों को पढ़ाता हूं, तो भाई वो तमाम बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं आप बिल्कुल मेरा बेटा न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हो। अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन योर कैरियर। आप सिंपल तरीके से आपको तमाम चीजें कवर करवाई जाएंगी। अगर आप किसी महंगे तरीन बेकार कोचिंग सेंटर में बैठे हो ना बेटा, वहां पे भी आपको इतनी चीजें नहीं पढ़ाई जा रही होंगी
जितनी मेहनत से मेरे तमाम टीचर्स आपको गाइड कर रहे होंगे, आपको तमाम चीजें पढ़ाई जा रही होंगी, रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन क्या हो गया मेरे प्यारे शागिर्दों, सॉल्व हो गया, और हमारा एक क्वेश्चन सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है, क्या परेशानी की बात है, क्या चिंता की बात है? अरे भाई बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं हमारे मुल्क के, यार क्या इशू है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा भाई अगेन इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको मार्क कर लो। मैंने बताया था आपको कि ये जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, ये लास्ट पेपर के अंदर भी आया हुआ था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका डायरेक्टली आंसर क्या होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट शुड बिकम टेंजेंट इनवर्स ए एक्स डिवाइडेड बाई बी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन मैं जल्दी से आपको पढ़ा देता हूँ कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा, सी होगा। भाई सिंपल तरीके से सॉल्व करने के लिए हम बेसिक स्ट्रेटेजी को अप्लाई करवाएंगे। बेसिक स्ट्रेटेजी क्या होगी, आप सबसे पहले यहाँ से पर्टिकुलरली ए स्क्वायर को या तो आप कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या बन जाएगा। देखो हम यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, दुनिया में फॉर्मूला होता है कि भाई वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का वन, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर या प्लस का वन इंटीग्रेशन में किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है वन डिवाइडेड बाय ए, कह लो इसको, कोई मसले की बात नहीं। यानी कि जो भी कांस्टेंट होगा यहाँ पे आके आ जाएगा वन डिवाइडेड बाय ए, आगे जाके हो जाएगा सिंपल तरीके से टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए के बराबर। तो हमने यहाँ पे इसी फॉर्मूले को यूटिलाइज करना है। जब हम इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करेंगे हमारा ये पर्टिकुलरली आंसर फॉर्म होगा। तो भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी होती है कि यार आप सिंपल तरीके से, आपके भाई ये क्वेश्चन आ रहा है इंटीग्रेशन वन डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो आप इसको पहले सिंपलीफाई करवा लो। कैसे कि भाई सिंपल तरीके से अगर मैं यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर के साथ भी ए स्क्वायर आ रहा है, तो अगर मैं इस पूरी टर्म में से ए स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो बेटा ये बन जाएगा मेरे पास वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर के साथ, देखो ए स्क्वायर नहीं था इसके डिवीजन में आ गया, इनटू डीएक्स का डीएक्स। अब यहाँ पे आपके पास बी स्क्वायर जो डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर आ रहा है, इसको किसी भी कांस्टेंट से आप सब्स्टिट्यूट करवा दीजिए, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। मैंने क्या करा भाई, मैंने सिंपल तरीके से एज्यूम कर लिया कि भाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, या फिर आप मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरे पास जो बी डिवाइडेड बाय ए है ये बराबर है सी के, तो यानी कि सब्स्टिट्यूट मैंने करवा दिया ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए। अब ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा वन डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर का वन डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करवाओगे तो ये बन जाएगा वन डिवाइडेड बाय सी। आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा सिंपल तरीके से टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय सी प्लस का, आपका जो भी कांस्टेंट होगा ना उस कांस्टेंट को लिख दो यहाँ पे, सही है ना। अब देखो मेरे पास ये क्या बन गया, सी की जो वैल्यू थी अब सी के अंदर प्लॉट कर दो। सी की वैल्यू हमने क्या सपोज करी थी, बी डिवाइडेड बाय ए के बराबर है, तो इट शुड बिकम वन डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सी के अंदर सी की वैल्यू डालो बी डिवाइडेड बाय ए इंटू टेंजेंट इनवर्स का टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय, अगेन सी के अंदर सी की वैल्यू डालेंगे आगे प्लस का सी एडिट, इसका एडिट, जो भी कांस्टेंट आपका आ रहा है कांस्टेंट सी से रिप्लेस ना करो यहाँ पे, सही है ना। तो ये बन जाएगा भाई मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, एक से ज्यादा टर्म्स कभी भी डिवाइड हो रही होती है सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर आके पलटी करके लिखी जाती है, तो ये बन जाएगा a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू बी। आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पे भी देखो नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा ए एक्स डिवाइडेड बाय बी। तो स्क्वायर से ए कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास वन डिवाइडेड बाय ए बी इंटू टेंजेंट इनवर्स ए एक्स बाय बी। तो सिंपल तरीके से ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है किसके ऊपर, cos की पावर 5 3x इंटू साइन 3x के ऊपर। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, इंटीग्रेशन गिवन है सिंपल तरीके से साइन 3x इंटू कॉस की पावर क्या गिवन है 5 3x इंटू dx। देखो इंटीग्रेशन में कभी भी किसी भी टर्म पे अगर पावर आ रही हो बेटा पावर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पावर फॉर्मूला हमसे क्या कहते हैं कि भैया बेस का बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। बेस क्या है मेरे पास, बेस मेरे पास आ रही है कॉस, तो भाई कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला होता है नेगेटिव का साइन, और जो भी एंगल आ रहा है उसको एडिटिव एक बार लिखोगे फिर एंगल का डेरिवेटिव लोगे तो 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 के बराबर। यानी कि बाहर क्या होना चाहिए था, थ्री इंटू नेगेटिव का साइन 3x। तो देखो बाहर मेरे पास सिर्फ साइन 3x आ रहा है, नेगेटिव का 3 नहीं आ रहा, तो पहले आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाओ। तो मैं सिंपल तरीके से डिवीजन में भी नेगेटिव का 3 लेकर आऊंगा और एक दफा मल्टीप्लीकेशन में भी लेकर आऊंगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया कॉस की पावर 5 3x इंटू साइन 3x, और आगे नेगेटिव का 3 जो मल्टीप्लाई करवा के लेकर आए। अब देखो जब मैंने बेस का फाइनली बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवा दिया, अब सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये मेरे पास नेगेटिव 1/3 एडिट इज और सिंप्लीफाई अगर मैं इसे करवाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर फॉर्मूला कि भाई कॉस के ऊपर जो भी पावर आ रही है उसमें एक इजाफा करिए ऊपर और उसको एक दफा नीचे भी लिख दीजिए। तो सिंप्लीफाई करवाओगे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 6 18, तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाई 18 इंटू कॉस की पावर 6 3x। तो चेक कर लीजिए कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर एप्पल इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है अ राइट सर्कुलर हॉलो कोन हैज द
बेस रेडियस क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 आ रहा है बेटा। इस क्वेश्चन को मार्क कर लो। कुछ क्वेश्चंस के बारे में हमेशा आपसे कहता हूं, ये पेपर की जान क्वेश्चन होते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों को डिफिकल्ट होते हैं, टाइम सकर्स क्वेश्चन होते हैं। तो याद रखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है तो आपने अगर मुझसे नहीं पढ़ा हुआ तो ऑब्वियसली आपके लिए इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है a right circular hollow cone has the base radius 10 centimeter and the height of 14 centimeter. If the cone is unrolled to form a sector of a circle, the area of this sector is dash. अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या है, पहले जरा बात समझो। आपके पास दुनिया में कोई भी कोन होती क्या है भाई? कोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं ना, मेरे पास कोन कोन होती क्या है? कोन हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है। हमारे पास ये जो चीज आ रही है ना, ये हमारे पास कहलाती है कोन, सही है ना? अब देखो, इस कोन के अंदर लेट सपोज ये कोन आ रही है, इस कोन के अंदर यहाँ पे मेरे पास सेंटर से लेके कोने तक का जो डिस्टेंस होगा मेरा रेडियस होगा। सिमिलरली हमारे पास दुनिया के अंदर किसी भी कोन के अंदर जो हाइट होती है, डेट इज सिंपली हमारे पास, ये हमारे पास क्या होती है, हाइट की वैल्यू। ये हमारे पास क्या होती है, हाइट। और इस कोन के अंदर एक लेंथ होती है, इस वाली जो साइड की लेंथ होती है ना, इसको कहा जाता है स्लेंट लेंथ भी कहा जाता है, ये एल होता है। अब दुनिया में किसी भी कोन को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है ना, वैसे तो जनरल फॉर्मूला जो आपके पास होता है वो तो बड़ा सिंपल सा होता है। किसी भी दुनिया की कोन का फॉर्मूला होता है, ये होता है आपके पास 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सही है ना? ये आपके पास दुनिया में किसी भी नॉर्मल कोन को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। एंड व्हेन इट इज गिवन राइट सर्कुलर कोन, तो भाई राइट सर्कुलर कोन का यहाँ पे हॉलो कोन कहा हुआ है। तो राइट सर्कुलर कोन के अंदर बेसिकली होता क्या है कि आपके पास दुनिया में उसका रेडियस और हाइट हमेशा आपस में बराबर होती है। तो फॉर्मूला आपके पास बन जाता है 1/3 पाई आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला होता है राइट सर्कुलर कोन का। याद रखिएगा, बहुत दफा सिंपल फॉर्मुलाज पूछ लिए जाते हैं। तो भाई कोन निकालने का फॉर्मूला ये होता है और राइट सर्कुलर कोन का फॉर्मूला ये होता है। यहां पे एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, राइट सर्कुलर हॉलो कोन। आपसे एग्जामिनर कह रहा है राइट सर्कुलर हॉलो कोन है। अब इसके अंदर आपको निकालना क्या है? देखो बात समझो, निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब देखो, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है? किसी भी सर्कल के अंदर आपका सेक्टर क्या होता है? सेक्टर होता है कि भाई सेंटर से लेके एक कोना, सेंटर से लेके दूसरे कोने के दरमियान ये जो पिज्जा की स्लाइस बनती है ना, इसको कहा जाता है सेक्टर। इसको क्या कहा जाता है, सेक्टर। तो मुझे बेसिकली इस कोन के अंदर जो है ना, इस वाले पोर्शन की वैल्यू को फाइंड करना है। इस वाले पोर्शन की जो वैल्यू है ना, मैं इसको फाइंड करना है। ये मेरे पास क्या कहलाएगी? ये मेरे पास कहलाएगा सेक्टर ऑफ अ सर्कल इस कोन के अंदर, सही है ना, जो फॉर्म हो रहा होगा। अब देखो, इसको निकालने का हमारे पास एक बेहतरीन फॉर्मूला होता है और ये कहलाता है हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, किसी भी हॉलो कोन के अंदर जो आपके पास कर्व सरफेस एरिया होता है उस कोन का, यही उस पर्टिकुलर कोन का बराबर होता है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल का। क्या कहा मैंने कि देखो, हमारे पास दुनिया में कोई भी कोन अगर आ रही है ना, उस कोन के अंदर जो ये वाला एरिया है, इस एरिया को कहा जाता है हमारे पास कर्व सरफेस एरिया। क्या कहा जाता है? कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया किसी भी कोन के अंदर ही बराबर होता है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल के। अब कर्व सरफेस एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना भैया, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपल पाई आर एल के बराबर। किसके बराबर होता है? पाई आर एल के बराबर। हियर एल इज बेसिकली दी स्लेंट लेंथ, और एल निकालने के लिए हम सिंपल एक फॉर्मूला यूटिलाइज करते हैं। एल निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर आर का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यानी कि सिंपल जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं वैसे निकालोगे। और वो किस वजह से निकाल रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है कि देखो, यहाँ पे आपके पास ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपकी साइड बेस है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर आपके पास एल का जो फॉर्मूला बनता है, ये कहलाता है एल इज इक्वल टू रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। कभी भी अगर आपको राइट सर्कुलर कोन गिवन हो और आपको एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल निकालना है, तो भाई इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन की वैल्यू निकालते हो, वही आपके पास एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल के बराबर भी होता है। यानी कि ये वाला जो हमारे पास पूरा एरिया आ रहा है ना, ये बेसिकली क्या होता है? एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल के बराबर होता है। कैसे निकालेंगे इस एरिया को? इस एरिया की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल के बराबर, जहां पे एल क्या है मेरे पास? लेंथ लेंथ। और एल निकालने का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग ये काम कर लेंगे। देखो बेटा, आर की वैल्यू क्या है? रेडियस गिवन है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। एच आपको गिवन है हाइट, यानी कि 14 गिवन है, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा रूट के अंदर 296। तो चाहो तो इस रूट की वैल्यू फाइंड कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा? रूट 296 एल की वैल्यू आ जाएगी। अब चूंकि मुझे क्या निकालना है? एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल के बराबर। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर यानी कि रेडियस ऑफ अ सर्कल, जो रेडियस ऑफ द कोन आपको गिवन है 10 के बराबर, और एल हमें गिवन है रूट के अंदर 296 के बराबर। कैलकुलेटर में उठाकर डालोगे तो आपको डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा? 540 पॉइंट समथिंग के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो कैसे सॉल्व किया, दोबारा पूरी लॉजिक को एक्सप्लेन कर देता हूं। कभी भी अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि आपको कोई भी कोन गिवन है, क्या गिवन है? कोई भी कोन गिवन है, सिंपल कोन निकालने का जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है वो
ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर राइट सर्कुलर कोन गिवन है तो भैया आर और एच हमेशा बराबर होंगे, तो फॉर्मूला होगा 1/3 आर क्यूब, यानी कि या एच क्यूब, आप कह लो, बात एक ही है, सही है ना। अब चूंकि एग्जामिनर ने यहाँ पे कहा है कि राइट सर्कुलर हॉलो कोन तो आ रही है, राइट सर्कुलर हॉलो कोन मतलब खाली है, राइट सर्कुलर कोन तो आ रही है, मगर एग्जामिनर क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल बताओ। तो सेक्टर ऑफ अ सर्कल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले एरिया को इस वाले एरिया को आप काउंट कर रहे होते हो, और इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये बराबर होता है हमारे पास पाई आर एल के। यहाँ पे एल होता है स्लैंट लेंथ, यानी कि इस वाली साइड की लेंथ, और ये निकालने के लिए हम सिंपल फॉर्मूला क्या यूटिलाइज करते हैं, अंडर रूट के अंदर आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। सिंपल तरीके से एल की वैल्यू आएगी, उसको मल्टीप्लाई करवा दोगे पाई और आर के साथ, तो सिंपल आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग, कोई और टीचर बेटा ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा होगा, तो भी अगर आप मुझसे तालीम हासिल करो तो यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ टाइम सकर्स क्वेश्चन, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो मेरे प्यारा बेटा। तो बेटा बताओ भाई, आसान है कि नहीं आसान? आप बोलोगे सर आसान है, अरे भाई आसान नहीं है, आसान बनाया गया है बेटा, बहुत डिफरेंस होता है आसान होने में और आसान बनाने के अंदर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, लिमिट ऑफ ई की पावर 3x माइनस का 1, और एग्जामिनर कहता है कि सॉल्व करके बताइए कैसे। अच्छा तो बेटा अब देखो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है लिमिट फाइंड करके बतानी है ई की पावर 3x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x की, वेयर x टेंड्स टू 0। अगेन देखो कभी भी लिमिट्स का अगर दुनिया में क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्टली जो आपकी लिमिट अप्रोच कर रहे हो डाल के चेक कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको डाल के चेक करूंगा, नीचे x की जगह पे 0 बन गया, ऊपर e की पावर 0 माइनस का 1 बन जाएगा, जो कि 1 माइनस का 1 0 डिवाइड बाय 0 बन जाएगा। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास होता है अनडिफाइंड फंक्शन। तो यानी कि अभी डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, तो पहले आपको सिंप्लीफाई करवाना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करवाने के लिए आप क्या करोगे, एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करोगे, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लोगे, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लोगे, तो बेटा e की पावर 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा e की पावर 3x का डेरिवेटिव होगा e की पावर 3x, और 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 के बराबर, माइनस के 1 का डेरिवेटिव होगा 0, और आपके पास x का डेरिवेटिव होगा 1। अब जब मैं लिमिट की वैल्यू को अप्लाई करवाऊंगा तो बेसिकली ये बन जाएगा e की पावर के अंदर 0, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, इंटू 3 का 3, और नीचे डिवीजन में 1 का 1। तो दुनिया में किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होती है बेटा, वो 1 के बराबर होती है, तो सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, 3 के बराबर, यानी कि ऑप्शन बनाना विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, बड़े मजे का क्वेश्चन है बाय द वे। एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन 4x इंटू ई की पावर 2x, कहता है इसकी इंटीग्रेशन बताओ। अब देखो पहले अगर क्वेश्चन को आप तरीके से लिख दो, क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन आपको गिवन है ई की पावर 2x इंटू 4x, और आगे आ रहा है dx का dx। अब देखो ये आपके पास कैसा क्वेश्चन आ रहा है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ रहा है। इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें अगर सॉल्व करना है इसको इंटीग्रेशन के ऊपर, तो सॉल्व करने की आप लॉजिक अप्लाई करोगे पहले नंबर के ऊपर कि नेचुरल एक्सपोनेंट को चेक कर लो। भाई नेचुरल एक्सपोनेंट फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर तो आपके पास यहाँ पे नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है ना, तो उसके लिए आप देखो कि पावर में आने वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। भाई 2x का डेरिवेटिव तो 2 होगा, बाहर 4x मौजूद है, इसका मतलब इसको सॉल्व करने की लॉजिक कुछ ना कुछ और होगी। अब वो कुछ ना कुछ लॉजिक कैसे अप्लाई करें, अब यहाँ पे देखो डेरिवेटिव अप्लाई मत कर दीजिएगा, क्योंकि भाई इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लीकेशन का एक मेथड होता है, जिस मेथड का नाम होता है बाय पार्ट्स मेथड। तो बेटा यहाँ पे आप डायरेक्टली देखो नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, इसका मतलब बाय पार्ट्स मेथड पे सॉल्व करना पड़ेगा। अब बाय पार्ट्स मेथड पे सॉल्व कैसे करेंगे, आइलाटे मेथड के ऊपर। आइलाटे मेथड क्या कहता है कि भाई कभी भी दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही हो इंटीग्रेशन के अंदर, तो u क्या होगा v क्या होगा, उसको आप डिफरेंशिएट करते हो आइलाटे मेथड के ऊपर, कि देखो u क्या होगा, हम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। क्या इनवर्स पहले आ रहा है, क्या लॉगरिथम पहले आ रहा है, अलजेब्रिक पार्ट पहले आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट पहले आ रहा है, कि एक्सपोनेंशियल। देखो अलजेब्रा पहले आ रहा है और एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, इसका मतलब 4x हमारे पास क्या होगा, u होगा, और जो e की पावर 2x है बेटा ये हमारे पास v होगा। तो आइलाटे मेथड के अकॉर्डिंग हमारे पास जो बाय पार्ट, सिंपल बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो किसके बराबर होता है, आप तमाम लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि भाई बाय पार्ट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है इंटीग्रेशन u इंटू वी। इंटीग्रेशन u इंटू वी किसके बराबर होता है, u वाली टर्म देन इंटीग्रेशन v, फिर नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे u के ऊपर, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे v के ऊपर, और एंड के अंदर भी एक दफा dx का dx आ रहा होता है, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो भाई सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, देखो u वाली टर्म क्या है, u वाली टर्म है 4x के बराबर, आगे इंटीग्रेशन v के ऊपर, तो v क्या है, v है हमारे पास e की पावर 2x, फिर आगे आ रहा है नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल, डेरिवेटिव आपने लेना है किसके ऊपर, u वाली टर्म के ऊपर, तो आपको लिख के दिखा रहा हूं, u वाली टर्म क्या है मेरे पास 4x के बराबर, फिर इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है किसके ऊपर, v वाली टर्म के ऊपर, जो कि बराबर है e की पावर 2x इंटू dx के। अब आप इसे अगर सिंप्लीफाई करवाओगे तो क्या बन जाएगा, देखो बाय द वे इंटीग्रेशन e की पावर 2x की मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, e की पावर 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, कि डायरेक्टली अब अप्लाई नहीं कर सकते e की पावर 2x के ऊपर इंटीग्रेशन, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन e की पावर 2x की अगर आप डायरेक्टली देखो ना किसके बराबर होगी, इंटीग्रेशन में नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि पहले आपको जो भी नेचुरल एक्सपोनेंट पे पावर आ रही है वो बाहर बनानी पड़ेगी, उसके बाद आप सिंपल नेचुरल एक्सपोनेंट को एज इट इज एक बार लिख देते हो। तो e की पावर 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, कि पहले मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड की फॉर्म में लेकर आऊंगा, और 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड की फॉर्म में जब लेकर आ जाऊंगा, तो इसका मतलब नेचुरल एक्सपोनेंट का जो एक्सपोनेंट आ रहा है उसकी मैंने पावर का डेरिवेटिव बाहर कंप्लीट करवा दिया। अब मैं नेचुरल एक्सपोनेंट के ऊपर इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाऊंगा, तो ये आ जाएगा हाफ का हाफ इंटू ई की पावर 2x। तो मैंने आपको
अलग से करके दिखा दी किस तरीके से e की पावर 2x की इंटीग्रेशन आएगी। तो देखो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे हमारे पास 4x का 4x एज इट इज, e की पावर 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी मैंने आपको अलग से निकाल के दिखा दी कि देखो e की पावर 2x की इंटीग्रेशन कैसे ली जाएगी कि पहले आप पावर का डेरिवेटिव कंप्लीट करवाओगे और फिर इंटीग्रेशन में नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि एज इट इज एक दफा अपने नेचुरल एक्सपोनेंट को आप लिख देते हो अगर पावर का बार डेरिवेटिव फॉर्म हो रहा होता है। तो e की पावर 2x की इंटीग्रेशन ये होती है। तो भाई e की पावर 2x की इंटीग्रेशन की जगह पे क्या आ जाएगा, हाफ का हाफ इंटू e की पावर 2x, फिर आगे देखो माइनस का साइन है, इंटीग्रेशन का सिंबल, 4x का डेरिवेटिव क्या होगा 4 के बराबर, और अगेन e की पावर 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये होगी हाफ का हाफ इंटू e की पावर 2x, और बाहर dx का dx एज इट इज। अब आप इसको बैठ के अगर सिंप्लीफाई करवाओगे तो ये बन जाएगा 2 2 4, तो ये हो जाएगा 2x इंटू e की पावर 2x, तो माइनस का साइन, अगेन 2 2 4, और ये 2 कांस्टेंट आ रहा है इसको आप बाहर निकाल दीजिए, तो इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी e की पावर 2x इंटू dx के ऊपर। तो मेरे प्यारे शागिर्दों क्या बन जाएगा 2x इंटू ई की पावर 2x नेगेटिव का 2, अगेन देखो e की पावर 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये होगी हाफ का हाफ इंटू ई की पावर 2x के बराबर। मैं ऑलरेडी आपको करके दिखा चुका हूं, तो आपका प्लस का सी आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, e की पावर 2x को मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं, तो अगर मैं e की पावर 2x को कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x माइनस का 1। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। आप चेक कर लीजिए कहां पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग्स, डॉग्स के अंदर मेरे पास ये आंसर आ रहा है। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे सॉल्व किया दोबारा समझ लीजिए कि देखो यहाँ पे आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें बाय पार्ट्स का मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता, आपको बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मैंने बहुत डिटेल में अपने लेक्चर्स में भी पढ़ाता हूँ, बहुत तरीके से पढ़ाता हूँ कि देखो इंटीग्रेशन इज समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। 4 से 8 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के लाजमी एनईटी साइड के ऊपर आते हैं, तो इंटीग्रेशन को आप छोड़ नहीं सकते, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कैसे सॉल्व किया देखो, बहुत सिंपल सी बात है, मैंने पहले आपको सिंपल तरीके से बता दिया, यू हमने क्या लिया, वी क्या लिया, तो मैंने वी वाली टर्म की आपको इंटीग्रेशन अलग से लेके दिखा दी कि यार बार बार अप्लाई कर रहे हो, तो एक ही बार मैंने आपको लेके दिखा दी कि देखो e की पावर 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, हाफ इंटू e की पावर 2x। अब मैंने सिंपल जब बाय पार्ट्स के फॉर्मूले को अप्लाई करा तो मेरे प्यारे शागिर्दों जो यू आ रहा था वहां पे यू को रहने दिया, जहां वी आ रहा था वहां वी पे इंटीग्रेशन अप्लाई करी, सिंप्लीफिकेशन करवाई, अप्लाई करवाई, फिर e की पावर 2 कॉमन ले ली, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहते हैं हार्मोनिक मीन को बताइए 10 और 40 के दरमियान। तो बेटा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सिंपल 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b के, हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रीम नंबर्स गिवन है a और b 10 और 40 के बराबर, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 का 2, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू आ रही है 40, और नीचे डिवीजन में a प्लस का b, तो a प्लस का b 10 प्लस 40 विल बिकम 50, तो 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पे 5 1 5 5 2 10 हो जाएगा, 2 2 4, और 4 4 क्या हो जाएगा 16 के बराबर। ये क्वेश्चन भी मैंने पहले भी सॉल्व करवाया हुआ है, अगेन हार्मोनिक मीन का सिंपल क्वेश्चन है, सिंपलीफाई करवाओगे आंसर आ जाएगा 16 के बराबर। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा बेटा, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है एरिया अंडर द कर्व, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा देखो एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है किसके ऊपर, 1 और 0 की लिमिट्स आ रही हैं, और 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स मेरे पास सिंपल तरीके से मेरी इंटीग्रेशन आ रही है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बेटा हमारे पास यहाँ पे लिमिट्स का गिवन है 1 और 0, और मेरे पास फंक्शन क्या आ रहा है, फंक्शन आ रहा है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इंटीग्रेशन के अंदर स्क्वायरिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर के या डिवीजन के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। क्या फॉर्मूला होता है कि भाई इंटीग्रेशन कभी भी 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर के ऊपर अगर अप्लाई होती है तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय ए इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस के सी के बराबर। तो हम सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे मेरे प्यारे शागिर्दों। तो क्या बन जाएगा देखो, जब मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा मेरा यहाँ पे ए क्या है 1 के बराबर, और एक्स यानी कि फंक्शन क्या है एक्स के बराबर ही है, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1, आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा सिंपल तरीके से टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस सी के, यानी कि क्या बन जाएगा, अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो इट शुड बिकम, यहाँ पे हो जाएगा देखो 1 डिवाइडेड बाय 1, आगे हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1, सही है ना, क्योंकि ए बराबर है 1 के। अब देखो फाइनली आपकी जो लिमिट्स होंगी मैं इनको ब्रैकेट के बाहर शिफ्ट कर देता हूँ, ये है 1 और 0 की। तो अगर मैं अब लिमिट्स को अप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस का टेंजेंट इनवर्स 0 माइनस का टेंजेंट इनवर्स 0 माइनस का टेंजेंट इनवर्स 0। अब फाइनली मैं लिमिट्स को अप्लाई करूंगा, जब लिमिट्स को अप्लाई करूंगा तो भाई अपर लिमिट क्या है 1, लोअर लिमिट है 0, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस का टेंजेंट इनवर्स 0। तो भाई टेंजेंट इनवर्स 1 बराबर होता है किसके, पाई बाय 4 के, और टेंजेंट इनवर्स 0 बराबर होता है 0 के, तो आंसर आ जाएगा पाई बाय 4 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज बनाना मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो भाई चुटकी बजा के सॉल्व होगा, चुटकी बजा के। कौन कहता है कि भाई मुश्किल है, क्या मुश्किल है इसके अंदर, आप बोलोगे सर फिर तो बड़ा आसान है, अरे भाई आसान नहीं है, आसान बनाया गया है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई कंप्लीट आपकी एप्टीट्यूड की तैयारी हो, तरीके से तैयारी हो, उसमें एनईडी के राउंड 1 की, राउंड 2 की, नस्ट की, फास्ट की, दाऊद की, कराची यूनिवर्सिटी की, तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी सिर्फ एक सिंपल सी फीस में होती है मेरा प्यारा बेटा। तमाम सब्जेक्ट्स लाइव पढ़ाए जाते हैं, प्रॉपर फैकल्टी होती है मेरा बेटा, केमिस्ट्री की, कंप्यूटर की, इंग्लिश की, मैथ्स की, फिजिक्स की, एंड सो ऑन, भाई आईक्यू की, आईबीसीएस की, आपकी हर यूनिवर्सिटी की तैयारी शामिल होगी उसके अंदर। आप सिंपल तरीके से व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने गलत लिख दिया, व्हाट्सएप नंबर है मेरा सिंपल तरीके से 27855025, याद हो जाना चाहिए नंबर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भैया इंटीग्रेट
इंटीग्रेट एफ एक्स इंटू डी एक्स गिवन डेट डेरिवेटिव गिवन है इसका एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो कहता है कि भैया आंसर बताइए क्या होगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन आ रहा है बड़े मजे का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन की पहले लॉजिक को समझो। इस क्वेश्चन में आपको एक तरफ इंटीग्रेशन गिवन है, एक तरफ डेरिवेटिव गिवन है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इंटीग्रेशन इज बेसिकली द एंटी अपोजिट ऑफ, इंटीग्रेशन इज बेसिकली द अपोजिट पार्ट ऑफ द डेरिवेटिव। यानी कि आसान भाषा के अंदर इंटीग्रेशन क्या होती है भैया, आपके पास दुनिया के अंदर अपोजिट चीज होती है डेरिवेटिव के। तो भाई अगर एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि यार मैं एफ एक्स के ऊपर इंटीग्रेशन को अप्लाई करता हूं तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल एफ एक्स होगा, एफ एक्स प्लस का सी होगा, या एफ एक्स प्लस का सी होगा, या एफ बी माइनस का ए होगा। और आगे कहता है गिवन डेट के डेरिवेटिव क्या था आपके पास, एफ एक्स इंटू एफ एक्स था। यानी कि जरा बात समझो, यहाँ पे एग्जामिनर ने मजे की बात करी है। एग्जामिनर कहता है कि भाई अगर तुम एफ एक्स के ऊपर कैपिटल एफ एक्स के ऊपर डेरिवेटिव लेते हो ना तो तुम्हारा आंसर आता है स्मॉल एफ एक्स। अब एग्जामिनर कह रहा है कि यार अगर मैं स्मॉल एफ एक्स के ऊपर इंटीग्रेशन लूंगा तो आंसर क्या आएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि भाई इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में अपोजिट होते हैं। तो अगर कैपिटल एफ एक्स के ऊपर डेरिवेटिव लेने पे स्मॉल एफ एक्स मिला था तो स्मॉल एफ एक्स के ऊपर इंटीग्रेशन लेने पे मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल एफ एक्स प्लस का सी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर इज कैट, सी फॉर कैट, कैट कैट कैट। क्लियर है भैया। तो ऑप्शन नंबर बी में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, टिक करके आ जाएंगे गलत आंसर है बेटा। गलत आंसर क्यों, कि देखो स्टेटमेंट को पढ़ो। आपसे एग्जामिनर कह रहे हैं जब कैपिटल एफ एक्स के ऊपर डेरिवेटिव लिया तो स्मॉल एफ एक्स मिला था, तो अगर स्मॉल एफ एक्स के ऊपर इंटीग्रेशन लूंगा तो क्या मिलेगा, कैपिटल एफ एक्स मिलेगा। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अरे भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं ना इसको मार्क कर लो। लिमिट्स के टॉपिक के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं मैं कि भैया कभी भी तुम्हारी लिमिट अगर इन्फिनिटी के ऊपर अप्रोच कर रही हो और आपको कैसा फंक्शन गिवन हो, आपको एक फंक्शन गिवन है रैशनल फंक्शन, यानी कि आपके पास एक ऐसा फंक्शन आ रहा है जो ऊपर नीचे डिवीजन के अंदर आ रहा है, आपको अलजेब्रिक फंक्शन ऊपर नीचे डिवीजन में गिवन है। इसको फाइंड करने का फॉर्मूला शॉर्टकट जानते हो क्या होता है, कि भाई अक्सर बच्चे बोलेंगे सर हमने तो अपने इंटर साइड पे पढ़ा था, इसको लंबे से फॉर्मूले पे सॉल्व करते हैं। अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं करना। याद रखो दुनिया में कभी भी अगर आपकी लिमिट अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर, आपके पास रैशनल फंक्शन आ रहा है। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3, और नीचे डिवीजन के अंदर आ रहा है 5x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 4। इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट होती है, शॉर्टकट का नाम क्या है, मैथफ्लिक्स शॉर्टकट। हमेशा देखो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़े वेरिएबल कौन सा आ रहा है, सबसे बड़ा वेरिएबल की पावर क्या है। आप तमाम लोग बोलोगे सर सबसे बड़ा वेरिएबल तो एक्स स्क्वायर है पूरे क्वेश्चन के अंदर। तो ऊपर से भी और नीचे से भी उस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो। क्या देखोगे बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो देखो ऊपर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, और नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बनाना। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई इतनी मुश्किल चीज का डेरिवेटिव लेके बताओ। अरे भाई मेरे शागिर्दों के लिए बच्चों वाली चीज है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ए इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए का। तो भाई सबसे पहले इस टर्म का डेरिवेटिव अलग ले लो, इस कंप्लीट टर्म का डेरिवेटिव अलग ले लो, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो भाई अगर मैं सबसे पहले आपसे कहता हूं कि मुझे डेरिवेटिव लेना है किसका, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो भाई डेरिवेटिव लेने की शॉर्टकट मैंने अपने तमाम शागिर्दों को सिखाई हुई है। स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेने की शॉर्टकट क्या होती है, आंखें बंद करके लिखो 1/2। जो भी स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आ रहा है वो नीचे वाले 2 के साथ लिखा जाएगा। बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। ऊपर जाओ मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लगाओ, अब रूट के अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव लो। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 0 और नेगेटिव के एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा नेगेटिव का 2x, 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारे पास सिंपल तरीके से क्या बन गया, ये बन गया नेगेटिव का x डिवाइडेड बाय रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये तो सिंपल सा काम हो गया। तो यानी कि मैंने इस वाली टर्म का डेरिवेटिव ले लिया। अब देखो ए साइन इनवर्स एक्स बाय ए का डेरिवेटिव कैसे लोगे, ए को भी फिलहाल इग्नोर कर दो। सिंपल साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे डेरिवेटिव लेना है ना साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए का, तो डेरिवेटिव में साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर। फंक्शन क्या है, एक्स डिवाइडेड बाय ए, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। एंगल का डेरिवेटिव लोगे तो एक्स डिवाइडेड बाय ए का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय ए कांस्टेंट है पहले आ जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से होता है 1 के बराबर। अब आप इसको अगर सिंप्लीफाई करवाओ तो बेटा क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे सिंपल एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर। एलसीएम कैसे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के ऊपर ए स्क्वायर अपने क्रॉस में जाएगा, 1 अपने क्रॉस में जाएगा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और ऊपर मौजूद है 1 बाय ए का 1 बाय ए। अब रूट को आप बेसिकली दोनों टर्म्स के ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और नीचे जब रूट ए स्क्वायर पे जाएगा सिंपल ए बचेगा, और यहाँ पे क्या आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय ए का 1 डिवाइडेड बाय ए। तो भाई सबसे नीचे वाला ए नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखा जाएगा, तो ये बन जाएगा ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाय ए।
इस a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी कि आपके पास सिंपल तरीके से साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a का डेरिवेटिव का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। अब इन तीनों टर्म्स को आपस में ऐड करके लिख दो कि भाई अब आप फाइनली अपने टर्म को ऐड करके लिख दो, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा देखो रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का आंसर क्या आया था, ये आया था नेगेटिव का x डिवाइडेड बाय रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। फिर आगे प्लस का साइन था और ये a जो कांस्टेंट था इसको एज इट इज रहने दीजिए, और हमारे पास साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a का आंसर क्या आ गया, ये आ गया था रूट के अंदर 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। मैथ्स के अंदर गौर से देखो दोनों टर्म्स के एलसीएम सेम आ रहा है, तो सिंपल तरीके से नीचे वाली टर्म को एक ही बार लिखेंगे, तो ये बन जाएगा रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा नेगेटिव का x प्लस का a। तो ये मेरा फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये क्या होगा, मेरा फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मगर अगर आप आंसर देखो तो कहीं पे आंसर ही नहीं आ रहा, सर ये तो इतना मुश्किल हो गया, आंसर नहीं गिवन। अब देखो आपके पास बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, सर ये कैसे सॉल्व करेंगे फर्दर। अरे भाई बहुत सिंपल सा स्टेप है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान सा स्टेप है। कैसे कि देखो एग्जामिनर ने सारे जो आंसर दिए हुए हैं उनमें ऊपर भी और नीचे भी रूट आ रहा है, तो इसका मतलब कि थोड़ा सिंप्लीफाई करवाएंगे कैसे, कि देखो बेटा अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, इसको मैं तरीके से लिखूं ना कि a पॉजिटिव है x नेगेटिव है, तो ये क्या बन गया, ये मेरे पास आ रहा है a माइनस का x और नीचे डिवीजन में आ रहा है अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ऊपर जो a माइनस का x आ रहा है, अगर इसके ऊपर भी अंडर रूट लाना चाह रहा हूँ तो मैं कहता है बिल्कुल ला सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है, कोई मुमानत नहीं है। हम कैसे लेकर आएंगे, जाहिर सी बात है अगर मुझे ऊपर रूट लाना है तो एक स्क्वायर भी ले आऊंगा, या फिर अगर मुझे ऊपर स्क्वायर लाना है तो रूट भी ले आऊंगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट स्टेप्स होते हैं। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा तो वापस a माइनस एक्स ही बन जाएगा, तो इसका हम सही काम कर रहे हैं। और देखो नीचे क्या है, नीचे हमारे पास आ रहा है रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। हमें पता है यार, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं, हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है ना रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होगा कि भाई a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स के, तभी तो रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, ये क्या है मेरे पास ऊपर देखो फॉर्म हो रहा है रूट के अंदर a माइनस का एक्स होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो नीचे आ रहा है रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखो बेटा आपका नीचे क्या फॉर्म हो रहा है, नीचे मेरे पास आ रहा है रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूं, रूट के अंदर ये क्या है, ये है ए प्लस का एक्स, और मेरे पास आगे क्या है रूट के अंदर ए माइनस का एक्स। ऐसा ही है ना मेरे प्यारे शागिर्दों, क्या है मेरे पास सिंपल ये ए माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या बन जाएगा रूट के अंदर ए प्लस का एक्स और ए माइनस का एक्स, नॉर्मल सी बात है। अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं तो क्या हो जाएगा, ऊपर देखो हमारे पास ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर है रूट के अंदर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, नीचे आ रहा है रूट के अंदर a प्लस का x और रूट के अंदर a माइनस का x। तो देखो इस वाले रूट के a माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो आपका फाइनल का आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा रूट के अंदर a माइनस का x और नीचे डिवीजन में आ जाएगा रूट के अंदर a प्लस का x। तो रूट को एक ही बार लिखोगे तो ये बन जाएगा आपके पास सिंपल a माइनस का x डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स। तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि इस केस के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बी दे रहा है, तो भाई बी नहीं होना चाहिए मेरे नजदीक, ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर होगा। बेटा सिंपल तरीके से आपके पास ये क्या आ जाएगा, देखो ये हमारे पास स्क्वायर से एक वाला रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा सिंपल वे में आंसर क्या बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा रूट के अंदर ए माइनस का एक्स और नीचे डिवीजन में आ जाएगा रूट के अंदर ए प्लस का एक्स। तो मैंने कि कंप्लीट आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट के अंदर ए माइनस का एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस का, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगर मैं चेक करूं तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बी गिवन है, जो कि गलत गिवन है मेरे नजदीक, बी कभी भी आंसर आपका नहीं हो सकता, आप चेक कर लीजिएगा इसको फर्दर। आप अगर सही आपको आंसर मिले तो मुझे भी बता दीजिएगा, वरना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए बेटा, क्लियर है, यहाँ पे गलती हुई भी है मेरे नजदीक, ऑप्शन नंबर ए आंसर होना चाहिए, क्योंकि देखो आपका जो सॉल्यूशन आएगा ना उस पर ये आंसर आपका आ रहा है। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाओगे, देखो यहाँ तक की बात सबको समझ में आती है ना, फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करवाया, कि देखो नेगेटिव का एक्स प्लस का ए था, यानी कि ए माइनस का एक्स बन गया ऊपर, आपने सिंपल ऊपर एक अंडर रूट लेकर आ गया और स्क्वायर भी लेकर आ गया, तो ये बन गया स्क्वायर और रूट आ गया। फिर नीचे रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैंने सिंपल यहाँ पे रूट के अंदर ए प्लस का एक्स और ए माइनस का एक्स लेकर आ गया, रूट को ब्रेक डाउन कर दिया तो रूट ए प्लस एक्स अलग चला जाएगा, ए माइनस एक्स अलग चला जाएगा। इस टर्म से बेसिकली स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास ये बन जाएगा रूट के अंदर ए माइनस का एक्स डिवाइडेड बाय रूट के अंदर ए प्लस का एक्स। तो यानी कि करेक्ट आंसर मेरा ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, नॉट दी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इफ अ रे इज ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स which may reaches the greater angle with the non-negative of the x-axis। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, if a ray is drawn from the origin which of the following point which may reaches the greater angle with the non-negative of the x-axis। अब देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऊपर आऊं, तो कोई रे है, वो रे ड्रॉ की गई है, मेरे पास एक पॉइंट आ रहा है 2,7। 2,7 का मतलब क्या है कि भाई 2 के ऊपर और 7 का पॉइंट कहीं यहाँ पे ला रहा होगा, ये 2,7 होगा। 3,3 इससे कहीं नीचे लाई करेगा, ये 3,3 होगा। 3,1 का मतलब ये कि 3 इधर है और 1 इधर है, तो 3,1 का पॉइंट होगा। 4,2 का मतलब क्या है कि 4 इधर है और ये वाला पॉइंट कहीं इधर होगा, 4,2 का। तो एग्जामिनर क्या कह रहा है, इफ अ रे इज ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट व्हिच मे रीचेस द ग्रेटर एंगल। तो ग्रेटर एंगल कहां पे मिलेगा, देखो सबसे बड़ा पॉइंट आपके पास कौन सा, 2,7
2,7 का ही पॉइंट सबसे बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखो सॉल्व कैसे कर रहे हैं, इसकी लॉजिक क्या है दोबारा समझ लो। आपके पास एक सिंपल तरीके से एक मैं अगर ग्राफ बनाता हूं, आपको देखो पहला पॉइंट, आपको चार ऑप्शंस गिवन है ना, एक पॉइंट है 2,7। 2,7 का मतलब क्या है, मैं x पे 2 पे गया, y पे 7 पे गया, तो ये वाला पॉइंट है लेट्स सपोज 2,7। दूसरा पॉइंट क्या है 3,1। 3,1 का मतलब क्या है कि x के ऊपर मैं कहीं 3 के ऊपर गया, ये x के ऊपर मैं 3 के ऊपर गया और y पे 1 पे गया, तो लेट्स सपोज ये वाला जो पॉइंट आ रहा है 3,1 का आ रहा है। आगे अगला पॉइंट है 3,3, तो 3,3 का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे कहीं वो पॉइंट लाई करेगा 3,3 का। और d का मतलब है 4,2, तो 4,2 का मतलब क्या है कि 4 के ऊपर मैं गया, 4 के ऊपर मैं गया और 2 के ऊपर गया, तो ये मेरे चार पॉइंट्स आ रहे हैं। एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे देखो क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है कि बच्चा आपके पास सिंपल तरीके में दोबारा बना देता हूँ, ये कहाँ भाग गया। एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर मुझसे कह रहा है कि भाई इफ अ रे इज ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट व्हिच में रीचेस द ग्रेटर एंगल विद द नॉन नेगेटिव ऑफ द एक्स एक्सिस। देखो सारे पॉइंट्स नॉन नेगेटिव ऑल दो, मगर आपसे एग्जामिनर कह रहा है कहां पे ग्रेटर पॉइंट के ऊपर आपको एंगल सबसे मैक्सिमम मिल रहा होगा, व्हिच रीचेस द ग्रेटर एंगल, तो ग्रेटर एंगल सबसे हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर ही आपको मिलेगा। मतलब यार नॉर्मल सी बात है, अगर वहां पे आपके पास सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट आ रहा है वहीं से जो मेरे पास सॉल्यूशन जो आएगा मैक्सिमम के ऊपर रीच कर रहा होगा, तो ये मेरे पास 2,7 का पॉइंट सबसे ऊंचा पॉइंट है, तो यहीं पे मेरा आंसर होगा 25 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बेटा देखो इस तरीके से हमने 2010 के तमाम एनईटी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगेन बेटा ये जो लेक्चर सीरीज है बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। आपने भाई खुदारा सिर्फ इस लेक्चर सीरीज से तैयारी नहीं करनी, खुदारा मेरे प्यारे शागिर्दों अपनी प्रॉपर तैयारी करनी है। दिन में 1 घंटा 1.5 घंटे का टाइम निकालो जिसके अंदर हम इन तमाम पास पेपर्स की वीडियोस को साथ साथ देखो, साथ साथ सॉल्व करो। कुछ क्वेश्चन इनमें बेतहाशा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ रिपीटेड होते हैं, कुछ न्यू होते हैं, हर किस्म का कॉन्सेप्ट होता है, एक मिक्स कॉन्सेप्ट होता है, और दीज पर्टिकुलर शॉर्टकट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो भाई मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं आपको बेतहाशा ट्रिक्स गाइड करता हूं, बेतहाशा ट्रिक्स के जरिए पढ़ाता हूं, और ये ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। तो आपने करना क्या है, आपने बैच को भी ज्वाइन करना है। बैच के अंदर हम तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करेंगे, बैच के अंदर हम ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को कवर अप करते हैं, बैच में हम तमाम बातों को डिस्कस करते हैं। तो भाई बैच में ज्वाइन होने का तरीका ये कि सिंपल आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पूरे साल की फीस, पूरे कोर्स की फीस 7,000 रुपीज होती है, इसके अंदर आपको मैं तमाम कॉन्सेप्ट दूंगा। उसके अंदर आपकी हर सब्जेक्ट की तैयारी होगी, हर सब्जेक्ट के मल्टीपल टेस्ट होंगे, प्रॉपर डाउट सेशंस होते हैं, प्रॉपर डाउट टीचर्स होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड देयर। तो भाई आपने लाजमी तौर के ऊपर बैच को भी ज्वाइन करना है, नहीं तो आप यूट्यूब से भी तैयारी कर सकते हो, और ये पास पेपर की सीधे अपने दोस्तों को रिकमेंड करनी है। अगर कोई दोस्त किसी महंगे कोचिंग में बैठे हुए हैं, परेशान है, कुछ समझ में नहीं आता, तो भाई महंगे कोचिंग में जाके अपने माँ बाप के पैसे जाया ना करो। सब कुछ मैंने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी डाला है, और आप बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, इसमें आपकी तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर अप हो रही होगी इंशाल्लाह ताला। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे, उस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।